नमस्कार, आप सभी विद्यार्थियों को मैं प्रणाम प्रेषित करता हूं और आज की इस क्लास में हम जानेंगे आरएस, पटवार या रीट, ठीक है, और अन्य सभी राजस्थान के आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जिसमें हिंदी व्याकरण पूछी जाती है, व्याकरण सम्मिलित है परीक्षा के सिलेबस में। उस सिलेबस को, समूचे सिलेबस को हम आज उसका विवेचन करने वाले हैं, उसका विवरण जानने वाले हैं कि हिंदी ग्रामर को किस उपयुक्त क्रम में पढ़ा जाए, क्या अप्रोच रहे ताकि किसी भी एग्ज़ाम में हम विश्वस्त हो सके। और चाहे वो आरएस का मेंस एग्ज़ाम क्यों ना हो, या पटवार का एग्ज़ाम हो, या आपका रीट का हो, ठीक है, सभी में ग्रामर तो हिंदी की वही है। उसको पढ़ने का अगर उपयुक्त क्रम और एक मेथड हमारे पास है तो हम हर बार विश्वस्त हमें खुद को समझेंगे। और चाहे अब हमें देख लीजिए, जैसे संधि आती है तो कोई सा एग्ज़ाम हो, हम उसको एक विश्वास के साथ कहेंगे कि मुझे उदाहरण दीजिए, मैं करूँगा और करके बताऊँगा सही, ठीक है। तो पूरे इस सिलेबस को हमने लिखा है, ठीक है। ये जो आपको दिख रहा है वो है आरएस का सिलेबस, पेपर का भाग, पेपर 4, और उसमें आपका ये कैरी करता है 120 अंक। इसी के साथ में आपको पटवार का सिलेबस और रीट के सिलेबस के बारे में भी हम विवेचन इसका करेंगे। तो आइए क्रम से जानते हैं इसको। तो आरएस का पेपर 4 जो 3 सेक्शन में दे रखा है, मतलब 2 सेक्शन में, हिंदी और इंग्लिश, और हिंदी वाला जो पोर्शन है वो 3 सेक्शन में है। भाग अ जो 50 नंबर, भाग ब 50 और भाग स 20, ठीक है। एक एक भाग को हम देखेंगे आराम से। ये जो भाग अ है ये आपका आरएस का पेपर 4 का भाग अ है, किंतु इसमें जितने भी आप बिंदु देख रहे हैं वो पूरे जितने भी एग्जाम से, चाहे वो पटवार हो गया, रीट हो गया, उनमें भी इन्हीं की आवृत्ति होती है, यही बिंदु हैं, ठीक है। चलो एक बार मैं आरएस के पर्सपेक्टिव से बता देता हूं, फिर उसी को हम पटवार के दृष्टिकोण से भी देखेंगे, ठीक है। चलो, तो पहला बिंदु है संधि व संधि विच्छेद, ठीक है। हम पटवार का देखेंगे तो भी यही है, संधि और संधि विच्छेद है। अब डायरेक्ट यहां पर संधि दे दी है, लेकिन जो विद्यार्थी देख रहे हैं, जो विद्यार्थी जीवन में पहली बार हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे, उनसे मैं करबद्ध निवेदन करता हूं कि भैया संधि से शुरुआत आप मत कीजिए, है ना। हम आपको पढ़ाएंगे, अच्छा आपको समझ में जरूर आएगा, लेकिन वो इतना लाभकारी सिद्ध नहीं होगा, ठीक है। तो उसको एक क्रम होता है व्याकरण को पढ़ने का। जैसे हम आज तो क्लास टॉपिक जैसे ये है कि हम पूरा सिलेबस का विवेचन कर रहे हैं, अगली क्लास में हम जब शुरू करते हैं तो क्रम जान लीजिए। मैं आपको एक क्रम बता देता हूँ व्याकरण, हिंदी व्याकरण को पढ़ते कैसे है, ठीक है। तो सर्वप्रथम हिंदी व्याकरण, तो हिंदी शब्द की उत्पत्ति जानी जाए कि हिंदी शब्द कहाँ से आया, ठीक है। हिंदी शब्द की उत्पत्ति जानी जाए, हिंदी शब्द जो था किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ, हिंदी शब्द का भाषा के अर्थ में प्रयुक्त कैसे हुआ वो शब्द, ठीक है। फिर ये भाषा क्या चीज है, भाषा किसे कहते हैं, भाषा के अवयव, भाषा के रूप पर हम विचार करते हैं, ठीक है। फिर आते हैं भैया हिंदी वर्णमाला पर, जिसमें हिंदी वर्ण विचार हम पढ़ते हैं, वर्णों की उत्पत्ति हम जानते हैं, वर्ण कैसे उत्पन्न होते हैं, ध्वनि है ना, भाषा की इकाई ध्वनि से हम प्रारंभ करते हैं। किसी भी भाषा को जान रहे, जैसे हिंदी क्या है, एक भाषा ही है, हम एक भाषा का व्याकरण अध्ययन करने जा रहे हैं। तो उसमें एक क्रम आप जानिए, देखो कि सबसे पहले भाषा की इकाई कहाँ से शुरू होती है भैया। सबसे पहले तो आदमी श्वास लेता है, ठीक है, इस समय कोई ध्वनि नहीं, लेकिन अब इसी श्वास को हम स्वर तंत्रिका पे जोर देकर के इसको मैं ध्वनि में परिवर्तित कर सकता हूँ, अ आ ई, ठीक है। तो वो जो ध्वनि आई, तो भाषा की इकाई, भाषा की प्रारंभ, भाषा का शुरुआत होता है ध्वनि से, ठीक है। अब इन ध्वनियों का जो मुझे ज्ञान हुआ, जैसे मैं अ बोला, प बोला, स बोला, इन ज्ञान को मुझे स्थायी करना है, आपको स्थायी करना है, हमें स्थायी करना है। हम क्या करेंगे, उनको लिखित संकेत दे दिए, ध्वनि के लिखित रूप को हम कह रहे हैं वर्ण, ठीक है। तो ये भाषा के विकास का क्रम है। हम सबसे पहला ध्वनि, ध्वनि से वर्ण, ठीक है। वर्णों का मेल हुआ और कोई सार्थक मेल होता है ना, तो उसको हम कहते हैं शब्द, और शब्दों का सार्थक मेल वाक्य। ये भाषा का क्रम है देखना, जानने का। इकाई भाषा की है ध्वनि, भाषा की लिखित इकाई वर्ण, भाषा का लिखना चालू होता है वर्ण से, इसलिए भाषा की लिखित इकाई वर्ण, भाषा की सार्थक इकाई शब्द। ध्वनि निकालें, वर्ण लिखें तो कोई अर्थ बोध नहीं होता, ठीक है। जब हम शब्द लिखें तो कुछ अर्थ निकलता है, ठीक है ना। चलो, तो भाषा की इकाई ध्वनि, भाषा की लिखित इकाई वर्ण, और भाषा की सार्थक इकाई शब्द। शब्द से वाक्य, वाक्य है ना, और वाक्य में जब शब्द प्रयुक्त होते तो हम पद कहते हैं। तो ये भाषा का एक क्रम है विकास का, इसे हमें ध्यान में लेना है। तो ऐसा ही पढ़ना चाहिए। तो प्रारंभ में हम ध्वनि वर्ण विचार जानते हैं, वर्ण क्या चीज है, किन ध्वनियों को हम ध्वनि उत्पन्न कर रहा हूं। जैसे मैं अ बोलिया और अ बोला, अ प, तो दोनों में आप देखिए एक बार तो ध्वनि बाधित हो रही है श्वास, और एक में बाधित नहीं हो रही। तो जो मुख्य से
फेफड़ों से आने वाली प्रश्वास मुख विवर से बाधित होते हुए बाहर निकले तो व्यंजन, बिना बाधित हुए बाहर निकले तो स्वर। तो स्वर और व्यंजनों का वर्गीकरण हम अलग करेंगे, स्वरों की उत्पत्ति जानेंगे, है ना, व्यंजनों की उत्पत्ति जानेंगे। जब स्वरों की उत्पत्ति जान लेंगे तो स्वर संधि स्वतः साथ में ही क्लियर हो जाएगी। ठीक है, व्यंजनों की उत्पत्ति जानेंगे, व्यंजनों का वर्गीकरण जानेंगे ना, तो संधि के नियमों को हम बेहतर समझ बना पाएंगे, क्योंकि वहां ऐसे शब्द आएंगे घोष अघोष, आपको परिचय ही नहीं है घोष अघोष क्या है, तो क्या संधि हम व्यंजन संधि जानेंगे। ठीक है ना, विसर्ग संधि भी कैसे जानेंगे। तो सर्वप्रथम एक सजेशन है, वैसे तो हम क्लासेज आगे जो लेने वाले हैं वो इसी क्रम में रहेगी। सबसे पहले आपको इसी क्रम में बढ़ाया जाएगा हिंदी शब्द, हिंदी शब्द की उत्पत्ति, हिंदी शब्द का भाषा के अर्थ में प्रयोग। ठीक है, भाषा क्या होती है, भाषा के अवयव, भाषा के रूप को हम जानेंगे, और फिर वर्ण विचार हम पढ़ेंगे। तो यही ध्वनि उत्पन्न करके वर्ण बनाना, वर्ण से फिर शब्द विचार जान करके फिर इस क्रम में बढ़ जाए। ये शब्द विचार के ही टॉपिक है, वैसे ही ये शब्द विचार के ही दर के, तो वर्ण विचार तक हमें जानना है, बाकी ये शब्द विचार के बिंदु ही आपको दे रखे हैं। इस क्रम में आप बढ़ोगे तो निश्चित ही आप एक एक बिंदु पर अपनी पकड़ शुरुआत से ही बनाते जाओगे, और बेहतर खिलाड़ी वो होते हैं जिनके खेल की शुरुआत से ही गेम उनके हाथ में रहे। ठीक है, अन्यथा लास्ट में भी वे कर सकते हैं, लेकिन वो चुनौती और ज़्यादा बड़ी होती रहती है। तो हमें जितना भी 1 घंटा भी हम पढ़ रहे हैं, 1 मिनट भी हम पढ़ रहे हैं, तो उसमें उत्कृष्टता से क्रम के साथ पढ़ेंगे तो वो हमारे लिए ही लाभकारी होना है। ठीक है, चलो, तो ये क्रम हमने जान लिया, इसको हम आगे क्लास में कैरी करेंगे, लेकिन अपने सिलेबस में क्या है, पाठ्यक्रम में जो है बिंदु दे रखा है पहला संधि। ठीक है, एक एक बिंदु पर हम बात करते हैं, हमारे पढ़ने का क्रम अप्रोच क्या रहेगी। तो संधि और संधि विच्छेद। ठीक है, तो परिचय इसका कि भैया संधि जो है इसका कंसेप्ट जान लेते हैं। सिलेबस में भी ये संधि और संधि विच्छेद। तो संधि और संधि विच्छेद कंसेप्ट ये है कि भैया दो ध्वनियों के मेल को हम कहते हैं संधि, दो ध्वनियों के मेल को हम कहते हैं संधि। ठीक है, और उसमें दो ध्वनियों का मेल होगा तो एक विकार उत्पन्न होगा। तो हमें विकार क्या उत्पन्न हो रहा है पता लगाना है, तो वो पूरा प्रैक्टिकल मैटर है, इसका कुछ बात करते हैं। ठीक है, और फिर संधि विच्छेद। तो संधि के 3 प्रकार हमें मिलते हैं जब ध्वनियों का मेल होता है। हमने कह दिया संधि क्या है, दो ध्वनियों का मेल है। तो दो ध्वनियाँ कौन सी हो सकती है, स्वर स्वर हो सकती है तो स्वर संधि, स्वर व्यंजन हो सकती है, व्यंजन स्वर हो तो व्यंजन संधि, विसर्ग और स्वर हो तो विसर्ग संधि, विसर्ग और व्यंजन हो तो विसर्ग संधि। ठीक है ना, तो ये ध्वनियाँ तो इसको 3 रूपों में हम लिख लेते हैं। पहला ये स्वर संधि, हम मतलब ये संधि ही हम देख रहे हैं, स्वर संधि, व्यंजन और विसर्ग। ठीक है, ये संधि देखो ना, स्वर व्यंजन और विसर्ग। ठीक है, स्वर संधि नाम से ही क्लियर है, दो ध्वनियों का मेल संधि कहा। अगर दोनों ध्वनियां मिलने वाली अगर स्वर हैं तो संधि को हम नामकरण कर देंगे क्या, स्वर संधि। ठीक है, चलो जैसा एक संक्षिप्त उदाहरण, इसमें फिर 5 भेद है, अभी बता देते हैं आपको। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण और अयादि। ठीक है, तो मैं एक छोटा सा स्वर संधि का इंट्रो यहाँ दे देता हूँ। जैसे क्या होता है कि भैया स्वर संधि ना, तो स्वर की उत्पत्ति अगर आप जानोगे, मैंने कहा वो क्रम आपका वर्ण विचार आप जानिए, स्वर की उत्पत्ति हम जानेंगे तो साथ साथ क्लियर हो जाएगी। देखना, अ, ई, उ और री। ठीक है, ये 4 आपके हैं मूल स्वर। स्वरों की संख्या आप सभी को ज्ञात होगी, वो है आपकी 11 में से अगर उत्पत्ति जाने उत्पन्न कैसे हुए तो हमें ध्यान में आता है 4 जो थे वो मूल स्वर थे, पहले ही थे। ठीक है, यहीं तक हमारी खोज समाप्त होती है कि भैया हाँ 4 मूल स्वर मान लिए, इसके बाद वाले जो स्वर है 7 वो इनसे उत्पन्न हुए। ठीक है, मूल स्वर। ठीक है, बाकी के जो 7 है वो इनसे उत्पन्न हुए, अभी उत्पन्न करके देखता हूं। ठीक है, तो इनसे उत्पन्न करेंगे ना तो दो ध्वनियों का मेल कराएंगे, संधि कराएंगे। ठीक है, तो एक बार तो इन ध्वनियों का स्वयं से कराएंगे, स्वयं से। ठीक है, स्वयं से कराएंगे, और स्वयं से जब करा लेंगे तो हमें क्या मिल जाएंगे, लगभग 4 स्वर मिलेंगे ना। फिर बाकी के स्वर को और जानने के लिए इनको एक दूसरे से मिलाएंगे। ठीक है, तो ये हमारी संधि यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। करके देखना जैसे अ इन दोनों को साथ में बोलना है, तो आ की ध्वनि सुनाई दे रही है। ठीक है, या आप कहोगे सर हमें तो अ ही सुनाई दे रहा है, तो बिल्कुल ऐसा ही मान सकते हो, लेकिन क्या हो रहा है, अ ही सुनाई दे रहा है, लेकिन 2 अ को आप बोलोगे तो पहले अगर एक समय लग रहा है तो कितना लगेगा, 2। तो इसको, इस नई ध्वनि को हम अ ही लिख रहे हैं, लेकिन इसमें समय अतिरिक्त लग रहा है, इसलिए हमने एक डंडा और ये लगा दिया, ये आपका हो गया आ, नया स्वर, सजातीय स्वर है। इसी से बिल्कुल वो ध्वनि वही है। ठीक है ना, तो इसलिए ई मिलाओ इन दोनों ध्वनियों को, ई, तो ई ही सुनाई दे रहा है, लेकिन इसमें जोर दिख रहा है अपने को और उच्चारण में समय अतिरिक्त लग रहा है, ज़्यादा लग रहा है, इसलिए हमने इसको कहा
हम जैसे पट्टी पावड़ा में बोलते हैं ना, छोटी बड़ी, तो वो बात है। ठीक है, तो दीर्घ रूप बन रहा है ये, देखना ऐसे ही ऊ, तो ऊ, ये दीर्घ रूप बने इन्हीं का, इसीलिए हो गया आपकी दीर्घ संधि। क्लियर है? अब इनको स्वयं को तो मिला के देख लिया, ये संस्कृत का बेटा री बड़ा री बनेगा। ठीक है, इन्हीं स्वरों को अगर हम क्या करें एक दूसरे से मिला करके देखें, पहले स्वयं से मिला, अब दूसरे से मिला के देखें। इसको अ को ई से भी मिलाऊं, अ को ऊ से मिलाऊं, तो देखना अगर मैं अ को ई से मिलाता हूं तो आई 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 आई, तो आई। ऐसे ही अगर मैं अ को ऊ से मिलाऊं, औ औ औ औ औ औ औ औ औ, ठीक है, ये आपकी होगी गुण संधि। ठीक है, ऐसे अ से री से मिलाऊंगा तो अरी अर अरी अरी अर अर अर, तो ऐसा अर सुनाई देगा, ये आपकी गुण संधि होगी। ठीक है, अब भैया और भी अपने स्वर जानने बाकी हैं, हमें अय नहीं आया और औ नहीं आया, तो अब किसको मिलाएंगे? सबको तो मिला दिया। अब अ को ए से मिलाओ, अय 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 अय, तो अय हो जाएगा। अ को ओ से मिलाओ, औ औ औ औ, ये औ हो जाएगा। तो ये आपकी दीर्घ संधि, ये आपकी गुण संधि, वो आपकी वृद्धि संधि। वहां पर भैया बड़ा मात्रा रूप नहीं बन रहा है, एक ध्वनि में घुमाव देन रहा है, घुमाव लग रहा है और मात्रा में वृद्धि हो रही है, इसलिए हमने उसको कह दिया भैया वृद्धि संधि। ठीक है, गुण का अगर हम उल्टा जानेंगे तो आपका आ जाएगा यण। देखो गुण में क्या था, अ को ई से मिलाया, अ को ऊ से मिलाया, इसका उल्टा चलिए बस यण आ जाइए। देखो इ ऐसे चल रहा हूं मैं। ठीक है, इ य सुनाई देगा आपका। ठीक है, व सुनाई देगा। ठीक है, तो बस यही है यण संधि, यह बनने वाली यण संधि। ठीक है, वृद्धि का उल्टा चलेंगे, यदि मिल जाएगी ए बनेगा, ओ तो औ बनेगा, ओ को अस मिलेंगे औ बनेगा, ए को अस मिलेंगे अय बनेगा। ये इतना सा, ये आपका स्वर संधि का परिचय। ठीक है, हालांकि इसको 2 मिनट में बताया, इसमें भी कई कंसेप्ट हैं, फॉर्मूलाज हैं, कई उदाहरणों के माध्यम से संधि करना, संधि विच्छेद की तकनीक को जानना। ठीक है, उसको मानस में संजोना, और सबसे उत्तम इसमें संधि में रहता है अभ्यास। ठीक है, किसी भी विषय का हम अध्ययन करें तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात, जितनी भी गुरु शिष्य की परंपरा और अध्ययन अध्यापन का कार्य है, तो आपने प्रारंभ से ही देखा होगा इतिहास में, सबसे अच्छी बात है अभ्यास। ठीक है, जानना पढ़ना तो प्राथमिक चीज है, लेकिन उसको उत्कृष्ट बनाना, उस ज्ञान को निर्भर करता है आपके अभ्यास पर, और अभ्यास करवाने की जिम्मेवारी रहती है गुरु की भी, शिष्य की भी रहती है। तो दोनों ही अपनी जिम्मेदारी को बखूबी समझें, करें, तो बेहतर उत्कृष्ट परिणाम हम देखेंगे, क्यों नहीं देखेंगे। ठीक है, तो ये हमने जाना स्वर संधि को। अगला देखिए आप व्यंजन संधि। तो व्यंजन एक ध्वनि, 2 ध्वनियों का मेल संधि। व्यंजन ध्वनि स्वर से मिले तो व्यंजन संधि, स्वर संधि व्यंजन से मिले तो व्यंजन संधि। ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे व्यंजन संधि को जब हम जान रहे हैं, तो मैं आपको बोल के बता देता हूं, व्यंजन संधि के लगभग 11, 12, 13 नियम होंगे। ठीक है, 1 का 3, 1 का 5, है ना, म के 2, त के 7, विच्छेद, विषम, रामायण और संसद सदस्य, लगभग 15 नियम है जो मुझे मुंह पर है ना। हम मिलकर के चर्चा करेंगे तो दावा वादा कि आपको भी याद होंगे। ठीक है, व्यंजन संधि, इसमें भैया मैं आपको कुछ बता देता हूं, जैसे एक आध नियम बता देते हैं, है ना। तो जैसे आप बता देंगे आपको भैया, जैसे त द के साथ है ना, तो त द के साथ त द च से मिले, च या छ से मिले तो च होता है, जैसे उच्चारण। ठीक है, त या द अगर च या छ से मिले तो ये त परिवर्तित हो जाता है च में। ठीक है, तो उच्चारण ये हो जाएगा आपका उच्चारण। ये देखो चारण ही है, ये उ ही है, लेकिन ये त किसमें परिवर्तित हो गया, च में। यही नियम है, त के 7 नियम है ना। च से मिले, ज से मिले, ट से मिले, ड से मिले, ल से मिले, ह से मिले, श से मिले। ठीक है, तो जैसे ल से मिले तो ये ल में चेंज हो जाता है, उतलास, वो आपका हो जाएगा उल्लास। ठीक है, ये आपकी व्यंजन संधि। ठीक है, मैंने आपको मुंह पर बोल के बताई, मैंने इसमें कोई ज़्यादा अभ्यास नहीं है, लेकिन एक देखने का एक क्रम है, वो क्रम आपको देंगे, आपको भी याद होगी। ठीक है, निश्चिंत रहना है, हम पहली बार ऐसा करेंगे, या ऐसा हुआ भी हो, ऐसा हम ऐसा कोई घोषणा नहीं करते, लेकिन ये दावा है कि आपको स्वर संधि मुंह पर होगी, व्यंजन संधि मुंह पर होगी, और विसर्ग संधि मुंह पर होगी। ठीक है, चलो फिर अगला बिंदु विसर्ग संधि। ठीक है, विसर्ग ध्वनियों से, विसर्ग से स्वर्ग और व्यंजनों का मेल। ठीक है,
इसमें भी जैसे देखो मुझे मुंह पर है ही है, मैं बोल देता हूँ, दुष्चरित्र दुशासन को धनुष टंकार के आविष्कार से अधः पतन करेंगे। ये मैंने एक एक नियम का उदाहरण सेट किया हुआ है, ठीक है। उनके माध्यम से हम उदाहरणों का वो करेंगे विवेचन करेंगे और पूरा नियम अपने सामने आ जाएगा कोडिंग से, ठीक है। दुष्चरित्र दुशासन को धनुष टंकार के आविष्कार से अधः पतन करेंगे, ठीक है। नमस्ते निसंदेह नीरज अतएव सरोज से लेकर चतुर्भुज को करेंगे। ये 11 नियम विसर्ग संधि के, ठीक है। तो इसमें मैं आपको एक बता देता हूं, जैसे विसर्ग से पहले, ये 8वां नियम मेरा फेवरेट नियम है। विसर्ग से पहले अगर ई और ऊ का स्वर हो और विसर्ग के बाद मिलने वाली ध्वनि वर्ण में अगर व्यंजन र हो तो ये ई और ऊ का स्वर बड़ा हो जाता है, तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है, नीरज, ठीक है। अब आपको ध्यान रखना, इस नियम को ध्यान रखना है। विसर्ग से पहले अगर ई और ऊ का स्वर हो और मिलने वाली जो ध्वनि हो वो र हो, मिलने वाला वर्ण हो र हो, तो विसर्ग से पहले वाला जो ई और ऊ का स्वर था वो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, ई और ऊ हो जाएगा। तो ये हुआ। आपको परीक्षा में दिखेगा नीरज का संधि विच्छेद करिए तो आपको ये भी मिलेगा, निहधन रज, ये बहुत ज्यादा आता है, और निहधन रज। इन दोनों में चूज करने में हम कंफ्यूज हो जाते हैं। नियम की जानकारी तो नहीं होंगी, ठीक है, सारे नियम आपके मुंह पर होंगे। तो ये था संधि का संक्षिप्त परिचय, जो हमने जाना स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर, व्यंजन और विसर्ग संधि क्लियर है? हाँ, क्लियर होना ही चाहिए, क्यों नहीं हो। तो ये संधि हम इस क्रम में पढ़ेंगे, और फिर मैं आपको कह दूं संधि से वैसे हम शुरू नहीं करेंगे। जब हम चर्चा करेंगे हम करेंगे वहीं से हिंदी शब्द की उत्पत्ति से, हिंदी शब्द की उत्पत्ति से लगा के पूरा वर्ण विचार जान करके फिर यहाँ पे आएंगे, ठीक है। अगला बिंदु उपसर्ग। उपसर्ग आपके सिलेबस में जो मैंने देखा उसमें लिख रखा था भैया, एक तो सामान्य ज्ञान इसके बारे में हो, फिर उपसर्ग से शब्द बनाना, फिर उपसर्ग को शब्द में से निकालना। ये 3 आयामों पर आपको सिलेबस में कहा कि आपको इस बिंदु को तैयार करना है। आप इसको पढ़िए, हम इसमें से आपको क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो 3 आयामों पर, पहला तो उपसर्ग के बारे में सामान्य जानकारी, उसका कंसेप्ट, संप्रत्यय यानी उपसर्ग क्या चीज है, फिर उपसर्ग से शब्द बनाना, फिर उपसर्ग में से मतलब शब्द में से उपसर्ग को निकाल कर बताना। ये 3 आयामों पर देखना है। तो पहला आयाम अपन देख लेते हैं, वो आपका है, पहला आयाम आपका जो है वो है सामान्य ज्ञान इसके बारे में, और दूसरा उपसर्ग से शब्द बनाना और एक उपसर्ग निकालना, ठीक है। इसके बारे में सामान्य ज्ञान यह है भैया कि उपधन सर्ग, ठीक है। उपसर्ग में कौन सा उपसर्ग है, उप, ठीक है। उपसर्ग वे शब्दांश जो शब्द के आगे, आगे पीछे लिखोगे ना तो कंफ्यूज होंगे, आगे किधर है, ये भी आगे और ये भी आगे है ना। तो वे शब्दांश जो शब्द के पूर्व लगकर नए शब्द का निर्माण करते हैं, नए अर्थ का बोध कराते हैं, उन शब्दांशों को हम कहते हैं, शब्द के अंश, उन शब्दांशों को हम कहते हैं क्या, उपसर्ग, ठीक है। चलो क्लियर हुआ। उपसर्ग देखो, उप यानी समीप, सर्ग आकर के सृष्टि करना, समीप आकर के सृष्टि करना। वे शब्दांश जो शब्द के पूर्व लगकर नए शब्द का निर्माण करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं, ठीक है। अब सर एग्जाम के दृष्टिकोण से कैसे पढ़ा जाए, तो सिलेबस दे ही रखा है, उपसर्ग से शब्द बनाना और उपसर्ग, शब्द में से उपसर्ग निकालना, ठीक है। तो चलो उसमें से कुछ देखते हैं। तो उपसर्ग आपको देखो, कुछ संस्कृत के उपसर्ग हैं, कुछ विदेशी उपसर्ग भी हैं, हिंदी के उपसर्ग हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे हिंदी के उपसर्ग, संस्कृत के उपसर्ग देखोगे तो आ, अब, उप, अप, उत, अन, अभि, अनुसम, सुनिभि, दुर्दुस, नुर, निर, निस, पर, परा, प्र, परा, प्रति, परी, ठीक है। तो ये आपके संस्कृत के उपसर्ग हैं, है ना। अमा अलम आत्म, पूरा अमा अलम आत्म अंतर, पूरा पुनर्बहिर्बहिष, अमा अलम आत्म अंतर, सह प्राग पूर्व तत् सत इति, ये संस्कृत के उपसर्ग हैं, ठीक है। ये संस्कृत के उपसर्ग हैं। और हिंदी के उपसर्ग आप जानोगे तो कुओ, कु, ओ, ऊंचो, है ना, कुओ, ऊ, चौ, अध, भर, पर, बिन, अन, है ना, जैसे अनुपसर्ग है, अनबन, अनपढ़, है ना, पर, बिन, अन, पच, पचरंगा, नाना, नाना प्रकार, नाना, आप कसम, ठीक है, आप बीती, है ना, आप कही, आप ऐसा, नाना, आप कसम, क उपसर्ग है, कपूत, है ना, ऐसे। तो ये उपसर्ग का सामान्य ज्ञान है कि भैया उपसर्ग कहते हैं किसे है, और उपसर्गों की जानकारी एक बड़ी श्रृंखला है। किसी भी भाषा में शब्दों की संख्या को हम बांध नहीं सकते, एक चीज, वैसे ही उपसर्गों की संख्या को भी हम बांध नहीं सकते। भैया भाषा का विकास निरंतर होता है और नए नए चीजें, नए नए शब्द आपके आते जाएंगे, लेकिन अभी तक जो है उसको हम बांधने का प्रयास करेंगे, है ना, नई विधियों से, तकनीकों से। बाकी भाषा का विकास निरंतर होता है, ध्यान रखना, भाषा का रोज विकास हो रहा है ना। चलो,
तो वही कि उपसर्ग में हमने जाना कि उपसर्ग कितने कितने हैं। अब उपसर्ग से शब्द को बनाना है ना, इतने उपसर्ग जो मैंने आपको गिनाए अभी, इनसे शब्द बनाना, उसमें क्या ध्यान रखना पड़ता है, क्या बात, हाँ रखना पड़ता है, रखना पड़ता है। किन बातों पे ध्यान रखना पड़ता है, ध्यान रखना। वैसे आपको कह दिया भैया नी उपसर्ग है, अनुसम सुनी हुई, नी उपसर्ग है। नी उपसर्ग को आप जैसे डर में लगाओगे तो क्या शब्द बनेगा, निडर। कोई जोर ही नहीं आया, बिल्कुल सरल सा काम है, हमने करके दिखा दिया, ठीक है। अब आपको कहेंगे कि भैया नी उपसर्ग को आप करके आय शब्द में लगाइए, तो बनने वाला शब्द क्या होगा, ऑप्शन में आएगा आपका न्याय, न्याय, और दो और होंगे लेकिन अभी पास समय नहीं, बाकी काम की बात करते हैं। तो न्याय ये बनेगा या ये बनेगा। तो सामान्य जो बोले बच्चे होंगे ना, अपने जैसे बोले बच्चे, वो क्या लगाएंगे, ये लगाएंगे। पर उपसर्ग प्रत्यय में हमें ध्यान रखना होता है कि भैया ई और ऊ मात्रा रूप वाले उपसर्गों में क्या होगा भैया, यण संधि हो जाएगी। जिन उपसर्गों में ई और ऊ की मात्रा है ना, वो किसी शब्दांश से जुड़ रहे तो मोस्टली क्या हो जाएगा, मोस्टली ये हो जाएगा, यण संधि हो जाएगी। तो हमें ध्यान रखना है भैया, न्याय 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 ये होगा, है ना। तो यहाँ पर उपसर्ग संधि दोनों साथ में चलेगी, ठीक है, इसलिए क्रम भी दिया, संधि पहले बता दिया आपको, समझ रहे बात को। तो ये ध्यान रखना। तो ये सिलेबस का भी भैया, पाठ्यक्रम को भी एक क्रम में पढ़ाया जाना चाहिए, अन्यथा क्या रहती है कोई तुक नहीं रहता। अब इसी को हम यहाँ से शुरू कर लें तो कोई मतलब ही नहीं रहेगा चीज़ों का, शब्द शुद्धि आपको पहले बता दी जाए, कोई मतलब ही नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये अप्रोप्रिएट क्रम भी है वैसे, ठीक है। तो न्याय, अब आपको पहले अगर संधि में आप देख लिया कि ई से अगर कोई भी स्वर लगे तो ई लास्ट अंतिम ध्वनि ई है, पहले लिख रखा है, ये हमारी वर्ण अपनी जो लिपि है देवनागरी, उसका एक दोष भी है कि भैया ई को बोलते तो बाद में है लेकिन लिखते पहले छोटी ई को, ये कमी भी है उसकी। तो नी ये क्या है, न धन ई, तो अंतिम ध्वनि है लेकिन लिखा पहले, बोला अंत में लेकिन लिखा पहले है, ठीक है। तो नी आए, ई और आ जुड़ेगा तो या हो जाएगा, न्याय 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 न्याय, ये न्याय, क्लियर है। तो उपसर्ग से शब्द बनाते समय आपको ध्यान रखना है, अगर ई और ऊ उपसर्ग, ई और ऊ ध्वनि वाले उपसर्ग हैं और वो शब्द से जुड़ रहे हैं किसी शब्द से, तो वहां पर यण संधि होती है, और तो शब्द को बनाना ये ध्यान रखना है, ठीक है। चलो ऐसा डायरेक्ट नहीं लगा देंगे, चलो जैसे हुआ ना भैया, जैसे एक और बता देता हूँ मैं, बोली अभिधन अभिराम, तो क्या हो गया, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि स्वर का व्यंजन से मिलन हुआ तो कोई दिक्कत ही नहीं, ये अभिराम ही लगा दिया, अभिसार लगा दिया, ठीक है। अब यही अगर शब्द हम कह दें कि भैया अभी उदय में लगाओ है, तो क्या हम ऐसा लिख देंगे, अभी उदय, ऐसा लिखेंगे क्या, नहीं लिखेंगे, क्योंकि भैया आप अपने चर्चा कर ली भी, ई और ऊ का स्वर अगर किसी से स्वर से मिले तो यण संधि हो जाएगी, है ना। तो क्या हो जाएगी, अब यू, ये ई और ऊ क्या हो जाएगा, यू 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 हो जाएगा, और ये भ आधा रह जाएगा क्योंकि इससे अ का स्वर, ई का सहारा हट गया, ये है ना, और ये ई और ऊ मिलके यू हो गया, और ये दय, अभ्युदय, क्लियर है। दो है ना, यही यण संधि भैया कि ई और ऊ से अगर कोई स्वर मिले तो वो य बनता है, ई से कोई मिले तो य बनता है, ऊ से मिले तो व बनता है ना। स्वरों के मेल से य व बन रहे, इसीलिए य व को हम अर्ध स्वर के देते हैं, ठीक है। चलो, तो ये उपसर्ग से शब्द बनाना, इस आयाम पर हमने बात की। दूसरा सिलेबस में रखा है भैया, उपसर्ग से क्या करो, अलग करो, उपसर्ग मतलब शब्द से उपसर्ग अलग करो। तो वहां पर दिक्कत कहाँ आती मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। दिक्कत वहां आती भैया जहां देखो, जैसे वही यण संधि वाला दे दिया, या देखना मैं आपको अच्छा बता देता हूँ, अनुपचार, ठीक है। जैसे और अच्छे शब्द लिखते हैं, जैसे अनुपदेश, ठीक है, अनुपदेश। अब आपको कहेगा ये शब्द है अनुपदेश, इसमें उपसर्ग कौन सा है, अन है, अन है या अनु है या अ है, ये चार उपसर्ग आ गए, ठीक है। वैसे मैं आपको लिखाऊंगा बिल्कुल जैसे सम, सम, इन उपसर्गों को ध्यान रखना है, अन, अन ये पूरा है, ठीक है, और अनु ये अलग रखना है, ठीक है। वे उपसर्ग जिनके अंत में म, न, त, र, स हो, वो हलंत वाले होते हैं, ठीक है। म, न, त, र, स, ये उपसर्ग के बारे में ध्यान रखना होता है, ठीक है, ठीक है ना। तो यहां पर इस शब्द से हमें उपसर्ग निकालना है एक अलग करके। भैया कौन सा निकालूं, मेरे सामने एक द्वंद्व वाली स्थिति हो गई है ना, क्या निकालूं, कौन सा लिखूं। तो देखो, अगर मैं अ निकालता हूं तो नूपदेश, तो कोई शब्द रहा नहीं, टुकड़े सार्थक भी होने चाहिए, तो ये नहीं रहा, ठीक है।
अब भैया मैं अनु निकालूं तो पदेश रह जाएगा, तो ये भी कोई शब्द, ये टुकड़ा नहीं रहा, है ना। अब मैं आ गया इनमें 50-50 भी फंसता है। करोड़ केबीसी में व्यक्ति जब सबसे ज्यादा किस में फंसता है? 50-50 में, ठीक है। 2 तो आप उड़ा देंगे हर बार, ठीक है। यहां पर मैं संक्षिप्त परिचर्चा कर रहा हूं, ठीक है, क्योंकि अभी इसका कंसेप्ट जानेंगे कैसे इसको हल करना है, छोटा सा बता देते हैं आपको। तो आपको अगर 2 चीजों को अलग करना है, अगर अन निकालोगे ये तो क्या बचेगा? ये ऊ इसके साथ बच जाएगा, तो क्या बचेगा? उपदेश। क्लियर है? अगर मैं इसमें से अन निकालता हूं तो ऊ रह गया ना, अन न ही निकाला, ऊ तो रह गया, तो ये उपदेश हो गया, अन निकल गया, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग निकालूंगा, तो अन न निकालूंगा तो भैया अन न तो है ही नहीं, निकालू कैसे? है भैया आप देखो, अन्न तो है ही नहीं, क्योंकि ये क्या है? इस नू को देखिए, नू क्या है? न धन ऊ है। ये बच्चों को समझ नहीं होता। अब आप इसमें से अनुपदेश जो शब्द है अच्छे से लिखते हैं इसको, है। अब इसको देखना, ये नू जो है ना, नू, इसमें से मैं अन निकालू कहां से? न तो पूरा है ही नहीं इसमें, ये न है और ये ऊ का सारा है, तो अन ही है। ये बात समझनी है अपने को, ये वर्ण विचार ही तो है। वर्ण विचार क्लियर है तो भैया उपसर्ग में जिंदगी में दिक्कत आएगी नहीं। मैं कह रहा हूँ कुछ ट्रिकें भी याद करने की आवश्यकता नहीं। आप देख लीजिए, आपको अनुपदेश में से उपसर्ग निकालने थे ना, तो आप अन्न तो निकाल नहीं सकते, क्योंकि न पूरा तो इसमें है ही नहीं, शब्द में नहीं, तो निकालोगे कहां से? ठीक है। तो ये था न हलंत वाला, ये ऊ है ना, और अन्न निकाला अपन ने, तो एक सार्थक टुकड़ा बच गया, अनुपदेश, ठीक है। फिर भी आपको एक बता देता हूँ, एक और ट्रिक देता हूँ आपको कि भैया ये हलंत वाला, ये पूरा, ये सम हलंत वाला और ये सम पूरा, ठीक है। इन दोनों में आपको कब भ्रम क्लियर होगा? जैसे समाचार शब्द लिखूं मैं और आपको मैं लिखूं संयम, इन दोनों से आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखना, तो जहां पर बात को समझना है, समाचार और संयम नहीं लिखते हैं, दोनों एक ही हो जाएंगे। हाँ ये ठीक है, चलो। तो अब देखना, इसमें से उपसर्ग अलग करना है, इसमें से भी उपसर्ग अलग करना है। तो यहां पर भी आपके सामने 2 ऑप्शन है, सम होगा या सम, उपसर्ग कौन सा है इसमें, ठीक है। तो मैं आपको ट्रिक कर दूं भैया, देखो इसमें म, इसका यूं लिखे अपन समधन आचार तो भी ठीक है, और ये लिखे हम समधन आचार तो भी ठीक है। लेकिन एक चीज गांठ बांधनी यहीं से, आज से ही, अगली क्लासों में भी बांधेंगे, लेकिन आज ही बांध लो तो क्या दिक्कत है? जब उपसर्ग का स्वर से मेल हो तो हलंत वाला उपसर्ग काम में लेंगे, ठीक है। उपसर्ग का स्वर से मेल हो ना तो हलंत वाला उपसर्ग हम काम में लेंगे, ठीक है। तो बस यार हो जाएगा कि सम होगा, ठीक है। यहाँ पर देखना, यहाँ पर भी हमारे पास 2 विकल्प है, सम होगा या सम होगा। तो यहाँ पर व्यंजन से हो रहा है, ठीक है, समधनदर्शी, ठीक है। सम म निकालूंगा तो अदर्शी हो जाएगा, अदर्शी शब्द नहीं होता, ठीक है। तो सम जब व्यंजन से मेल हो तो पूरा सम, पूरा वाला उपसर्ग, और जब स्वर से मेल हो, व्यंजन से हो तो पूरा वाला, और जब स्वर से मेल हो, ये स्वर से मेल हो रहा है, ठीक है, तो हलंत वाला। स्वर से मेल हो तो हलंत वाला, और व्यंजन से मेल हो तो पूरा वाला, ठीक है। ये उपसर्ग अलग करना, ये हमारा हो जाता है उपसर्ग के बारे में चर्चा, संक्षिप्त चर्चा, परिचर्चा। इसी क्रम में प्रत्यय को भी इन्हीं बिंदुओं पर देखना है, प्रत्यय का कंसेप्ट, फिर प्रत्यय जोड़ करके शब्द बनाना, और शब्द से प्रत्यय अलग करना, ठीक है। प्रत्यय, ठीक है, यहाँ पर इसमें भी यण संधि हो रखी है, प्रत्यय 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 प्रत्यय, ठीक है। ई और अ ये बन गया प्रतिधन अय, ठीक भैया। उसका लगभग उल्टा कंसेप्ट आप समझ लीजिए। वे शब्दांश जो शब्द के आगे लग रहे थे उनको हम शब्द के पूर्व उनको उपसर्ग के दिया, और वे शब्दांश जो शब्द के अंत में, ठीक है ना, शब्द के अंत में, या है ना, शब्द के अंत में जुड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं, नए अर्थ का बोध कराते हैं, उनको हम कह देते हैं प्रत्यय। ये इनके बारे में कंसेप्ट है, सामान्य इनके बारे में होना चाहिए। प्रत्यय 2 प्रकार से वर्गीकृत होते हैं, कृदंत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय, ततहित तद्धित प्रत्यय, ठीक है ना। कृदंत प्रत्यय वे प्रत्यय जो क्रिया के अंत में लगकर नए शब्द का निर्माण करते हैं, कृदंत प्रत्यय। तो एक अलग से हमने वर्ग तैयार किया, क्रियापद जो शब्द होते हैं ना उनके अंत में प्रत्यय लग रहे हैं तो वो कृदंत प्रत्यय, ठीक है। फिर बाकी के जो बच रहे जैसे विशेषण हो गया, संज्ञा, सर्वनाम, उनके अंत में लग रहे हैं और नए शब्द का निर्माण कराते हैं, उनको हमने कह दिया तद्धित प्रत्यय। तो 2 वर्ग यहाँ बनते हैं इसके, कृदंत और तद्धित, ठीक है। कृदंत में भी वही कर्ता, कर्म, करणवाचक, भाववाचक, संबंधवाचक, ठीक है, ये होते हैं, है ना। कृतावाचक, कर्मवाचक जैसे, ठीक है, कुछ लिख देते हैं आपको। कृतवाचक हो गया, खिलाड़ी हो गया, खिलौना हो गया, है ना। कृतवाचक हो गया खिलाड़ी, खिलौना, बेलन, बोली,
ठीक है, पढ़ता हुआ, ये यहाँ पे कृदंत हो गया। एक एक उदाहरण में लिख देता हूँ, जैसे खिलाड़ी है, खेलना में आड़ी प्रत्यय लगा, खिलाड़ी हो गया, कृतवाचक हो गया है। खिलाड़ी खिलौना, ठीक, औना प्रत्यय लगा, खेल में औना प्रत्यय लगा, खिलौना हो गया, ठीक है। चलो औना प्रत्यय तो क्या हो गया, खिलौना हो गया। ये आपका हो गया कर्म, ठीक है, कर्म हो गया। आपका हो गया बेलना क्रिया होती है ना, उसमें अन प्रत्यय लगा तो बेलन हो गया, न प्रत्यय लगा तो क्या हो गया, बेलन, ठीक है, बेलन हो गया। बेलन हो गया। तो बेलन, आप यहाँ पे बच्चे बात मुझसे प्रश्न करते रहते हैं विभिन्न क्लासों में, भैया सर ये बेलन तो कर्म क्यों नहीं हुआ, ये कर्ण कैसे है, ये कर्णवाचक प्रत्यय है। यहाँ पे आप कह देगा न, इसमें न प्रत्यय, ठीक है, बेलन। तो ये प्रश्न है, स्वाभाविक सा प्रश्न होना भी चाहिए, क्यों ना हो, कि भैया बेलन जो है कर्म है या कर्ण है, तो भैया कर्ण है। बेलन से हम जो काम कर रहे हैं उस बेलन को साधन, बेलन पे थोड़ी प्रभाव पड़ता है। बेलन से रोटी बेल रहे हैं ना, तो जो बेलना क्रिया है उसका प्रभाव किस पे पड़ेगा, रोटी। तो रोटी कर्म हो गया, ठीक है, रोटी कर्म हो गया, बेलना काम हो गया, और बेलन क्या हो गया, उसका कर्ण हो गया, ठीक है। जिसकी सहायता से हम क्रिया करें वो उस साधन को हम कहते हैं कर्ण, ठीक है। और क्रिया का प्रभाव, फल, इफेक्ट जिस पर पड़े उसको हम कह देते हैं कर्म। तो रोटी बेलना, रोटी फर्क मतलब प्रभाव किस पे पड़ रहा है, रोटी पर, आटे पर, तो वो आटा रोटी हमारा कर्म हो गया। और बेलन से कर रहे हैं, बेलन से रोटी बेल रहे हैं, तो ये हो गया आपका कर्ण। क्लियर है। चलो, तो खिलाड़ी खिलौना बेलन बोली, खिलाड़ी खिलौना बेलन बोली, और कौन बोली, खिलाड़ी खिलौना बेलन बोली खेलता हुआ। क्रिया के अंत में लगे है ना, क्रिया बोधक प्रत्यय, खेलता हुआ, सोता हुआ, पढ़ता हुआ, ऐसा। तो ये कृतवाचक प्रत्यय कराए प्रत्यय आपने देख लिए। इसमें भी और भी बोलता तो वही पूजा बोली, बढ़त मिलनी, है ना, घुमाव, छलाव, ऐसे कई शब्दों का एक जाल है, उसके माध्यम से भी हम उनको दे सकते हैं। लेकिन मुख्य रूप काम है इनमें उपसर्ग से प्रत्यय से शब्द बनाना, और शब्द से बने हुए मतलब प्रत्यय से बने हुए शब्द से प्रत्यय पृथक करना। ये दो महत्वपूर्ण टेक्निक्स होती है, हम आपको डिलीवर करेंगे। चलो, है ना। बगोड़ा बुलक्कड़, गायक, लुटेरा, लड़ाकू, झगड़ालू, खिलाड़ी, मरियल, है ना, दाता, पढ़ने वाला, रखनहार, ऐसे कृदंत प्रत्यय है। तो इन शब्दों के माध्यम से हम आपको रटवा भी सकते हैं अगर आप चाहेंगे तो। लेकिन इसी क्रम में अगला देखिए आप, तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय में भी वही भैया कृतवाचक हो, करणवाचक हो, संबंधवाचक हो, भाववाचक हो। लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण आपको बताता हूं मैं, वो है आपका संतान बोधक प्रत्यय। इसका परिचय देकर के आगे निकलते हैं, समय का अभाव है, हम अभी तक यहीं पर हैं। संतान बोधक प्रत्यय, ठीक है, संतान बोधक या अप्रत्ययवाचक प्रत्यय इनको कहते हैं। संतान बोधक या अप्रत्ययवाचक प्रत्यय इनको कहते हैं। इसको आनंद से जानना है संतान बोधक प्रत्यय को। ई, ठीक है, दोनों में देखो अंतर, य, अ और ए। ये प्रत्यय जिस किसी शब्द में लगते हैं ना, तो वो शब्द, नया बनने वाला जो शब्द है वो संतान का बोध कराता है, उस शब्द से उत्पन्न होने का बोध कराता है। देखना, ठीक है, एक एक उदाहरण लिखता हूं। ये वर्ड मोस्ट है, और आपका जो ई वाला जो मात्रात्मक अशुद्धि हम करते हैं ना, सबको होती है, समस्या रहती है। ई है ना, ये छोटी ई कब आएगी, बड़ी कब आएगी, ये समस्या आपको यहां पर भी क्लियर कराएगा। ठीक है, तो दो उदाहरण में लिखता हूं, जैसे भैया वल्मीक एक चीज वो होता है अपना, जिसको आप, जो सांप की बाम्बी होती है ना, ये वल्मीक, ठीक है, वल्मीक है, सांप की बाम्बी है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सांप की बाम्बी की अगर संतान हो जाए, उसमें से कुछ निकल जाए, जीव निकल जाए, तो वो हम कहेंगे कि भैया वल्मीक की संतान है, और उसके लिए हम प्रत्यय लगाएंगे ई। अब उसमें से ई छोटी लगाएं, बड़ी लगाएं, ठीक है। तो भैया एक चीज मैं आपको करा दूं, यहाँ पे स्टार करके ध्यान रखना, अगर संतान पुरुष का बोध कराए तो छोटी ई आएगी, और संतान स्त्री का बोध कराए तो बड़ी ई आएगी, ध्यान रखना। तो वल्मीक कौन था, रत्नाकर डाकू, वल्मीक से उत्पन्न हुआ, उस पर वल्मीक हो गया ना, तो पुरुष था, तो छोटी ई लगाएंगे, तो वाल्मीकि। ये शब्द शुद्धि में भी आपका काम आएगा, ध्यान रखना, ठीक है। वाल्मीकि, अगर कहीं पे वाल्मीकि ये बड़ा लिख रहेगा तो अशुद्ध हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना, इतना सा वाल्मीकि, ठीक है। ऐसे ही अगर देखना भैया, जैसे मैं आपको बता दूं कुछ शब्द, जैसे सौमित्री हो गया, ई छोटी आएगी क्योंकि सुमित्रा के दोनों संतान पुरुष है। दाशरथी हो गया, दशरथ धन ई, तो है ना, दशरथ धन ई, तो क्या हो जाएगा, दाशरथी। मैं आपको ये भी चल रहा है अपना, ठीक है, ये भी बता रहा हूँ साथ साथ में भैया, उपसर्ग मिलने से नए शब्द का निर्माण, ठीक है। तो दो चीज ध्यान रखना, एक तो होता है स्वरागमन और एक होता है स्वर का लोप। आराम से सुनिए,
किसी शब्द में अगर प्रत्यय जुड़ता है तो प्रारंभिक स्वर में या तो स्वर का आगमन होता है मोस्टली, और या स्वर का लोप होता है। तो यहाँ पे होगा स्वर का आगमन, ठीक है। तो वाल्मीकि, वाल्मीक धन ई प्रत्यय लगा क्या हो जाएगा, स्वर का आगमन होगा तो हो जाएगा वाल्मीकि, ठीक है। दशरथ धन ई लगा तो हो जाएगा शब्द दाशरथी, छोटी ई आएगा क्योंकि दशरथ की चारों संतान क्या है, पुरुष है, ठीक है। ये ध्यान रखना, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी ये है, ये तथ्य है, इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। छोटी बड़ी आपको कंसेप्ट क्लियर कराएगा। चलो, और इसके बाद ठीक है, यह प्रत्यय लगना, यह प्रत्यय में हम कई बार पता नहीं लगा पाते हैं, इसका एक बार अ को देख लीजिए तो इससे अच्छी बेहतर समझ में आएगा। एक शब्द है वसुदेव, एक व्यक्ति का नाम था, उसकी संतान अ प्रत्यय लगा दिया, ठीक है ना, अ प्रत्यय लगा दिया तो प्रारंभिक स्वर में जो अ है इसमें स्वर का आगमन हो जाएगा, ये अ हो जाएगा आ में, तो ये हो जाएगा वासुदेव, ठीक है। वासुदेव का मतलब है वसुदेव की संतान है जो, वसुदेव की, वासुदेव का अर्थ है वसुदेव की संतान है जो, ठीक है। क्या हुआ, प्रत्यय लगा आई है और प्रारंभिक स्वर में क्या हो गया, स्वर का आगमन हो गया, ये ध्यान रखना है, ठीक है। इधर देखना, आपने एक शब्द देखा होगा आदित्य, इसी में आपको बता देता हूं प्रत्यय अलग करना। अब आपको कहेगा आदित्य में प्रत्यय कौन सा है, तो हम ये भी कर सकते हैं भैया अदिति धन अ प्रत्यय, तो ई और अ हो जाएगा य, तो आदित्य हो जाएगा। जैसे मैं ये कर दूं अदिति धन अ है, तो कई बार जैसे यण संधि वाला हम वो गलती कर देंगे, तो अदिति धन अ, तो आदित्य, आदित्य हो जाएगा ना, प्रारंभिक स्वर में स्वर आगमन हो गया और आदित्य हो जाएगा। लेकिन ऐसा गलती नहीं करनी है, क्यों नहीं करनी है, एक ध्यान रखना, अगर आपसे प्रत्यय पूछे और है ना, और ये प्रत्यय में पूछे और शब्द में अगर यह से पहले आधा वर्ण हो तो प्रत्यय आपको बताना है कौन सा, यह प्रत्यय ही बताना है, उसमें ये आपकी यण संधि मत लगाना, ठीक है ना। अदिति धन अ नहीं होकर के हो जाएगा, इसमें प्रत्यय कौन सा हो जाएगा, यह प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है। द्वितीय में यह प्रत्यय लगा तो दैत्य, ठीक है। ये भी मैं आपको बता देता हूँ, दैत्य, इसमें से प्रत्यय अलग करिए, यह प्रत्यय है, ठीक है। तो मूल शब्द क्या हो गया, द्वितीय। तो स्वर आगमन में ध्यान लीजिए, दो तरीके से स्वर आगमन होता है प्रारंभिक स्वर में, ठीक है। जैसे द्वितीय है, इसमें यह प्रत्यय लगा, स्वर आगमन दो तरीके से होता है। अगर प्रारंभिक स्वर अ हो तो क्या हो जाएगा, वो आ हो जाएगा। अगर प्रारंभिक स्वर उ और ओ हो तो वो औ में परिवर्तित हो जाएगा, औ में, जैसे मुखधनिक मौखिक है। अगर प्रारंभिक स्वर ई और ए है तो वो ऐ में परिवर्तित हो जाएगा, जैसे सेनाधनिक सैनिक हो जाएगा, ठीक है। नीति धन एक नैतिक हो जाएगा, नीति धन यह दैत्य हो गया, ये प्रारंभिक स्वर में आगमन, क्लियर है। चलो, इसमें कौनते वगैरह, ठीक है। गांगेय, गंगा में ए प्रत्यय लगा तो, गंगा में ए प्रत्यय लगा तो क्या हो जाएगा, गांगेय। गांगेय सुंस डॉल्फिन नाम सुना होगा, ठीक है, राष्ट्रीय जलीय जीव संभवतः हुई, ठीक है। तो ये आपका उपसर्ग धना, प्रत्यय धना, और इसी क्रम में अब थोड़ी गति से हम शेष जो बिंदु है उनको जान लेते हैं। देखो, ये पूरा RAS पेपर 4 के पेपर 4 ही है जो हमने सिलेबस यहाँ पर लिखा हुआ है। ये पूरा पटवार के विद्यार्थी सुने ढंग से कि ये पूरा आपका पटवार सिलेबस है, क्रम भी संभवतः यही है, पटवार सिलेबस है। लेकिन इसमें एक टॉपिक इतर है, अतिरिक्त है, वो मैं आपको बता देता हूँ, जो RAS सिलेबस में नहीं दिया हुआ है पटवार के लिए, वो है आपका समास, ठीक है। एक ही टॉपिक इससे भिन्न है जो आपके पटवार सिलेबस में है किंतु RAS में नहीं है, उस टॉपिक का नाम है समास, ठीक है। इसका संक्षिप्त परिचय, इसका सामान्य ज्ञान इसके बारे में भैया, समास का शाब्दिक करता है छोटा रूप, ठीक है। ध्वनियों का मेल संधि और शब्दों का मेल होता है समास, ठीक है। समास मूल रूप से 4 प्रकार के होते हैं, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, अव्ययी भाव होता है, फिर तत्पुरुष होता है, द्वंद्व समास होता है, कर्मधारय समास होता है। मूल रूप में 4 थे, कर्मधारय से फिर बहुव्रीहि 6 हो गए, वर्तमान में 6 है समासों की संख्या, बहुव्रीहि और द्विगु, ठीक है। अव्ययी भाव, पहला पद प्रधान, ठीक है, पूरा पद या दूसरा पद होता है अव्यय बन जाता है, अविकारी बन जाता है फिर वो, ठीक है। जैसे यथास्थान है ना, जैसे पेट भर, ठीक है, भर पेट है ना, ये सामाजिक शब्द है, जैसे भर पेट, ठीक है। और जानिए, जैसे ये अव्ययी भाव हो गया, तत्पुरुष हो गया, ठीक है। तत्पुरुष में फिर 7 विभक्तियां लगती है, वो वही है ना, कर्म तत्पुरुष हो गया, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से है ना, संबंध काके की अधिकरण में पेपर है ना, ऐसे जैसे वन गमन, वन को गमन, कर्म तत्पुरुष समास हो गया, ऐसे दूसरा पद प्रदान होता है, ठीक है, दूसरा पद प्रदान होता है।
द्वंद्व समास में दोनों ही पद प्रदान होते हैं, द्वंद्व दोनों ही, है ना, विरोधाभास भी द्वंद्व, जैसे रात दिन, है ना, माता पिता, पाप पुण्य, ऐसा द्वंद्व समास। कर्मधारय समास पहला पद विशेषण, दूसरा पद विशेष्य होता है कर्मधारय, जैसे नील कमल, नीला है जो कमल, ऐसा, ठीक है। अब उनमें से अगर एक ही छवि बने, जैसे त्रिनेत्र है तो कर्म, जैसे है तो कर्मधारय है, लेकिन इसमें हमने एक अलग भेद बना दिया, त्रिनेत्र, तीन नेत्र है जिसके अर्थात शिव, एक ही इमेज बनती है, वो बहुरूपी, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देना, फिर मैं एक और सेक्शन बना रहा हूँ, संख्यावाची, अगर विशेषण संख्यावाची है तो द्विगु बना देंगे, पर द्विगु बन रहा है और फिर भी अगर इमेज एक ही हो तो हम उसको कह देंगे क्या, बहुरूपी। जैसे त्रिनेत्र कहा है तो संख्यावाची, द्विगु में कह सकता था, लेकिन एक ही इमेज बनती, त्रिनेत्र वाला एक ही व्यक्ति जीवन संसार में, ठीक है। लेकिन द्विगु का उदाहरण बता देते हैं, जैसे नवरात्रों का समाहार, ठीक है, ये ध्यान रखना। चलो थैंक यू, ये आपका समास, ठीक है। ये एक इंट्रोडक्शन है और बड़े अच्छे से आपको एक एक समास याद होगा, इसकी जिम्मेवारी हम लेते हैं, ठीक है। यदि आप जुड़ करके पढ़ेंगे तो, नहीं भी जुड़े तो हमारी जो है सद्भावनाएं आपके साथ है ना, कभी भी जितना भी आपकी सहायता हो सके हम करेंगे, ठीक है। पर्यायवाची, पर्यायवाची विलोम शब्द, थोड़ा मैं गति से निकलूंगा। पर्यायवाची भैया देखो, जीवन में ध्यान रखना, किसी भाषा में एक अर्थ को प्रकट करने वाला मूल रूप में तो एक ही शब्द होता है, लेकिन समान अर्थ की छाया रखने वाले कई शब्द होते हैं, उनको हम कहते हैं पर्यायवाची, ठीक है। सिमिलर अर्थ देने वाले, जैसे है ना पर्यायवाची शब्द, धरती, धरणी, मही, मेदिनी, अचला, अचला, ये आपके अचला, इला, ये आपकी होगी इला न देनी अपनी, हलरी, ये हुल रहा है, ठीक है। तो ये धरती के पर्याय हो गए, इन सभी शब्दों से धरती का बोध होता है, ठीक है। ऐसे कोदंड, पिनाक, सारंग, ये आपके धनुष के पर्याय हो गए, ये पर्यायवाची शब्द। इनको पढ़ना कैसे सर? मैं आपसे रिक्वेस्ट कर दूं सभी देखने वालों से कि भैया किसी भी भाषा का व्याकरण अगर आपको पढ़ना है तो उसके लिए आपको एक भंडार खुद के पास होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? मुझे आप बताइए, अगर आपको विदेश यात्रा करनी है तो आपके पास क्या होना चाहिए? आपको अमेरिका घूम करके आना, आपके पास क्या होना चाहिए? विपुल मात्रा में धन होना चाहिए, होना चाहिए भैया, आपको ही पता है। गोवा जाओगे तो विपुल मात्रा में, तो हिंदी व्याकरण से जाना है तो आपको विपुल मात्रा में आपके पास अगर एक चीज है तो आप व्याकरण में इतना आनंद लेंगे, इतना समझेंगे, आपको लगेगा कि आप हवा में तैर रहे हैं, उड़ रहे हैं, मजा आ जाएगा जीवन का। और वो आपके पास विपुल मात्रा में जो राशि होनी चाहिए, भंडार आपके पास होना चाहिए, वो आपके पास होना चाहिए शब्द भंडार, शब्दकोश। वो याद करेंगे क्या सर? बिल्कुल भी नहीं करना, एक भी मत करना। इंटरेस्ट से आप ये काम करना, सजेशन मेरा कि जितनी भी बुकें आपके पास हिंदी की हो, चाहे नवीन हिंदी व्याकरण हो, कामता प्रसाद गुरु की हो, हरदेव बाहरी हो, जितनी भी पुस्तकें हो, मैं अच्छी अच्छी पुस्तकों का नाम ले रहा हूँ, उनमें से आपको इन टॉपिकों की रीडिंग करनी है। और जो आपको शब्द पहली बार देखा हो जीवन में, जो विशिष्ट लगे, जिसको समझ में नहीं आए शब्द रचना, उनको मार करते हुए चलिए, ठीक है। और उनको फिर एक कागज पर छाप लीजिए, छांट लीजिए, फिर उनको अल्टरनेटिव उसको पढ़ते रहिए, बोलने में उनको धीरे धीरे काम में लीजिए। एक समय ऐसा आएगा कि आपके एग्जाम तक आप इतने जबरदस्त मतलब वक्ता भी बन जाएंगे, आपके शब्दकोश इतना अच्छा निखर जाएगा और ये स्वतः क्लियर हो जाएगा। इनको पढ़ने का यही होता है, ठीक है। तो मैंने आपको पैटर्न बताया, इस पैटर्न से काम करना, जीवन में आनंद आएगा। दूसरा, मैं भी यही करता हूँ, मैंने भी एक शब्दों का संकलन तैयार किया है, वो हम आप तक पहुँचाएंगे, ठीक है, निश्चिंत रहे। विलोम शब्द विपरीत अर्थ वाले, अथ इति, है ना, गुरु, लघु, राघव, है ना, जैसे लाघव, गौरव, लाघव का गौरव हो गया, लघु का गुरु हो गया, ये विलोम शब्द है तो क्लियर आपको पता ही है। इनके बारे में शब्द भंडारी है, जितना जानोगे, जितना पढ़ोगे उतना जानोगे, जितना बोलोगे व्यवहार में लोगे, और व्यवहार में लेना आपको सीखिए, ठीक है। चलो, तो पर्यायवाची विलोम शब्द। समश्रुत भिन्नार्थक शब्द, समश्रुत, समान, सुनने में समान सुनाई दे, समश्रुत, सुनने में समान हो लेकिन अर्थ में भिन्न हो, ऐसे शब्द युग्म को तैयार करना चाहिए। इनको जितना देखोगे ना उतना आपकी मात्रात्मक जो शुद्धि वाली समस्या हमारी रहती है वो क्लियर हो जाएगी। जैसे आपको देखना, सीता और सीता, कई लोगों के लिए जीवन में सीता एक ही होती है जो व्याकरण नहीं पढ़ते हैं, जिनके पास शब्दकोश नहीं है। जैसे मेरे पास भी बड़ा अल्प शब्दकोश है, तो मैं अब लगूंगा, आपको भी लगना है मेरे साथ। शब्दकोश हमारा विशाल हो, जब हिंदी व्याकरण में हमें कुछ एक अच्छी जगह स्टैंड करना है तो, ठीक है। तो सीता, सीता का मतलब होता है भैया मिस्री, ठीक है। सीता का मतलब होता है मिस्री, और सीता का इसका अर्थ होता है जानकी, ठीक है। तरणी, ठीक है, सूर्य और नाव, तरणी, सूर्य, तरणी, नाव, क्लियर है। ऐसा इन शब्द युगों को जानेंगे अपन तो जीवन में बड़ा अच्छे से हम कहीं व्याकरण में दूसरे बिंदुओं पर भी, और हमारा लेखन भी सुधरेगा। जितना शब्द ज्ञान होगा ना उतना आपका उत्कृष्ट लेखन होगा, उतना आपकी भाषा अलंकृत होगी, आनंददायी होगी, ठीक है। तो ये समश्रुति भिन्नार्थक शब्द। वाक्यांश के लिए एक शब्द, वाक्यांश, देखो इसको, वाक्य धनांश, ठीक है, वाक्यांश के लिए एक शब्द,
हमें एक वाक्यांश दिया जाएगा और कहेगा भैया इसको निरूपित करने वाला, इसका प्रतिनिधित्व करने वाला एक शब्द आप बताइए, और विकल्प दे देगा, और कहीं विकल्प नहीं दे तो भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। जैसे सुनना, अगर आपके एक शब्द में लंबे लंबे अर्थ अगर आपके हैं, आपने कुछ बोला और उसका बड़ा गूढ़ अर्थ निकलता है, ठीक है, तो आपको सुनने वाले 25 जने तो समझ ही नहीं पाएंगे, बाकी जो समझेंगे वो जानेंगे कि भैया आपकी महत्ता क्या है, आप कैसे वक्ता है, ठीक है। आपकी भाषा अलंकृत होगी, भाषा वजन वाली होगी, ये शब्दकोश करने से, याद करने मतलब शब्दकोश तैयार करने से, ठीक है। वाक्यांश के लिए शब्द एक वाक्यांश मिलेगा तो उसको देखना है। जैसे आदित्य का है, पर्वत के ऊपर की भूमि को हम करेंगे आदित्य का। कहीं आप पर्वत पे घूम रहे कि यार क्या आदित्य का है ना, तो आपके साथ वाले तो देखते रह जाएंगे आपको, यार क्या बोल रहा है, ठीक है। तो चलो कहीं आप पर्वत के नीचे उतरे, यार थोड़ा सा विश्राम कर लेते, उपत्यका में बैठ जाते हैं, तो पर्वत के नीचे की समतल भूमि उपत्यका, वो फिर समझेंगे यार ये क्या बोल रहा है, ठीक है ना। तो आपका जीवन, आपकी भाषा, आपका जो जितना आप काम करो उसमें सुंदरता निखारा जाएगा कि बस एक अच्छे दृष्टा बनिए और अच्छे जागरूक इंसान बनिए। शब्द आपके आसपास फैले हुए हैं, बस उनको अपने मानस में लीजिए, अपने व्यवहार में लीजिए, मजा आ जाएगा जीवन का, ठीक है। चलो, जो टाला ना जा सके अपरिहार्य, ठीक है। तो ये वाक्यांश के लिए एक शब्द, बस वही। इनको कैसे तैयार करेंगे, जितनी बुकें हैं उनकी रीडिंग लगाइए, अच्छे शब्द मिलते हैं उनको मार्क करिए, अलग छांटिए, ठीक है, उनको व्यवहार में लाइए, और इतना करना ही है, नहीं और हम करेंगे और हम आप तक पहुंचाएंगे, ठीक है। कई शब्द होते हैं ना, ये होता है आपका शब्द भंडार क्लियर करना, ठीक है। देखिए, तो संधि देखी, उपसर्ग देखा, प्रत्यय देखा, ये शब्द बना रहे हैं, शब्द विचार ही है, शब्द विचार के टॉपिक है। शब्दों का जब वर्गीकरण करते हैं ना भैया, तो उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर और प्रयोग के आधार पर, ठीक है। उत्पत्ति के आधार पर तत्सम, तत्व, देश, विदेशी। रचना के आधार पर रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, ठीक है। अर्थ के आधार पर वही एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची, ये अर्थ के आधार पर, ठीक है। ये अर्थ के आधार पर ही है, समश्रुति भिन्नार्थक शब्द है, ठीक है। प्रयोग के आधार पर विकारी और अविकारी, ठीक है। विकारी जिनमें विकार उत्पन्न हो जाए, है ना, और अविकारी जिनमें विकार उत्पन्न न हो। अविकारी कौन से, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ठीक है। अविकारी में क्रिया विशेषण है ना, वगैरह वगैरह। तो ये शब्द विचार ही है, रचना कर रहे हैं हम, ये हम बना रहे हैं क्या, ये हम बना रहे यौगिक शब्द। संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, ये पटवारी वाला सुन रहे समास उनके लिए। संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, ये हम बना रहे, क्या बना रहे, यौगिक शब्द। रूढ़ शब्द होते हैं जिनकी उत्पत्ति के बारे में पता नहीं और वो किसी एक अर्थ में प्रयोग में आ रहे हैं, जैसे गाड़ी हो गया, कुछ भी हो गया, ठीक है ना। वो है आपके राष्ट्र हो गया, रूढ़ शब्द है ना, इसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, राष्ट्र हो गया है। तो ऐसे शब्द, वो रूढ़ शब्द को मिलाएंगे तो उन बनने वाला शब्द कहेंगे यौगिक, योग करके मिला रहे ना, यौगिक शब्द, ठीक है। उसके जैसे राष्ट्र और पति, दो शब्द उसको मिला है, राष्ट्रपति, ठीक है ना। पर जब यौगिक शब्द बनाए और वो एक अर्थ में प्रयुक्त हो जाए तो उसको हम कहेंगे योग रूढ़। यौगिक होने के बाद फिर रूढ़ हो गया किसी अर्थ में, है ना, वो हो जाए योग रूढ़। जैसे बहुव्रीहि समास के सारे उदाहरण, त्रि प्लस नेत्र, त्रिनेत्र, एक ही अर्थ में। तो ये हमारा जानना, ये आपका रचना हो रही है। आप इन संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय से क्या बनाओगे भैया, आप बनाओगे यौगिक शब्द, ठीक है। ये अर्थ के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण है, ठीक है। फिर शब्द आप जब हमने बना लिए तो इस सेक्शन को देखिए, शब्द शुद्धि और वाक्य शुद्धि, है ना। शब्द की शुद्धि आपको करना है, ये बड़ा जानकारी का, बड़ा एक समझ का बिंदु है कि शब्द की शुद्धि कैसे की जाए, वाक्य की शुद्धि कैसे की जाए, एरर फाइंड करना है ना। तो भैया शब्द में शुद्धि आपको पता लगानी, अशुद्धि पता लगानी कब, जब आपको पता हो कि शब्द बनता कैसे है, ठीक है। एक उदाहरण कि भैया अगर आप चाय पीते हैं या चाय बनाना जानते हैं, तो आप कहीं पर भी 100 किलोमीटर दूर गए, वहाँ के चाय पी, तो आप बता दोगे भैया इसमें ये चीज़ कमी, आज इलायची नहीं है, इसमें अदरक नहीं है, ठीक है, बता दोगे। पर जिस व्यक्ति ने जीवन में कभी चाय नहीं पिया, आप उसको जबरदस्ती चाय पिला के पूछोगे भैया इसमें क्या कमी है, तो नहीं बता पाएगा, ऑब्वियसली नहीं बता पाएगा, आपका चेहरा देखेगा, आपका हो वही कमी है। तो यही स्थिति, शब्द शुद्धि आप कब करोगे, जब शब्द की रचना आपको पता हो। तो आपको सुझाव कि भैया शब्द की रचना आप जान लेना, शब्द शुद्धि स्वतः ही इसके साथ उपहार स्वरूप आपको आ जाएगी, ठीक है। वाक्य शुद्धि में वाक्य की रचना को जानना है, वो उपहार स्वरूप आ जाएगी। जैसे शब्द शुद्धि में आपको कुछ बता देते हैं, एक आध शब्द शुद्धि में आपको कुछ बता देते हैं। जैसे भैया शब्द अशुद्धि कौन कौन सी प्रकार की होती है, स्वरागमन की होती है ना, स्वरागमन की होती है, स्वरलोप की होती है। स्वरागमन की हो जाएगी, जैसे ये उदाहरण बड़ा आता है, पुनरावलोकन। अब आपके शब्द आ गया, है ना, और हम तो भैया जागरूक आदमी नहीं, हम तो मस्त रहने वाले, हमारे एग्जाम में पढ़ा पुनरावलोकन में क्या अशुद्धि है, क्या अशुद्धि, अच्छा शब्द तो दिख रहा है, क्या अशुद्धि है। पर जो अभ्यास करेंगे, जो तथ्यों को जानेंगे, अभ्यास करेंगे, वो देखते पता लगा लेंगे भैया यहाँ पर होती है विसर्ग संधि हो रही है, पुनः धन अवलोकन हुआ, ठीक है,
ठीक है, पुनः धन अवलोकन, ठीक है, तो विसर्ग र में परिवर्तित हुआ, ठीक है, तो ये र में परिवर्तित हुआ विसर्ग र, और इस र को अ का सहारा मिला तो केवल क्या होगा, पुनर्वलोकन, पुनर्वलोकन, ठीक है, समझ पाए बात को, ठीक है। जैसे आपका एक और हो जाएगा ये तो हो गया स्वर आगमन। स्वर लोप, स्वर लोप जैसे स्वर लोप में देखते हैं अपन, जैसे सैनिक, सैनिक सर अच्छा शब्द है, सैनिक तो बढ़िया शब्द है, सही शब्द है, लेकिन इसमें शब्द क्या है भैया, ये शब्द बना है सेना धन एक प्रत्यय से, तो प्रत्यय का ज्ञान भी आपको काम देगा नहीं देगा शब्द शुद्धि में, तो यही है, इनसे हमने शब्द बनाए हैं, ये पैटर्न है आपका, ध्यान रखना। ये सिलेबस क्या दिया है, सिलेबस को समझिए, ये शब्द निर्माण ही है, जिससे अपन क्या बना रहे हैं भैया, हम बना रहे हैं भैया यौगिक शब्द, ठीक है, इनसे संधि समास उपसर्ग प्रत्यय से, क्लियर है। तो ये सीखोगे अच्छे से, ये अगर अच्छे से आ गया तो शब्द शुद्धि आपको आधे से ज्यादा आ गई, ठीक है, ये ध्यान रखना। सेनाधनी, और इसमें हमने देखा कि भैया किसी शब्द में अगर प्रत्यय मिले तो प्रारंभिक पहले स्वर में क्या होता है, स्वर का आगमन होता है। आगमन कैसे होता है, अ आ में हो जाता है कन्वर्ट, उ और ओ में हो जाता है मुख धन एक, मौखिक हो जाएगा, ठीक है, और ए और ई किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ए और ई आई में, ठीक है, तो सेनाधनी क्या हो जाएगा, सैनिक होना था, ठीक है, ऐसे। तो स्वरागमन, स्वरलोप, एक जैसे अपन लिंग वचन वाला देख ले, तो लिंग वचन वाला देख लीजिए। लिंग में जैसे आपको कह दिया ठकुरानी, आपको कह अच्छा शब्द है ठकुरानी, तो क्या गलती है, पर इसमें ठाकुर का स्त्रीलिंग शब्द होता है, लिंग संबंधी शुद्धि, ठाकुर का स्त्रीलिंग शब्द होता है ठकुराइन, ठीक है। अब अगर आपको सेठाइन दे दे गलत हो जाएगा, सेठ का स्त्रीलिंग शब्द होता है सेठानी, ये ध्यान रखना। नी आनी, ठीक है, नी आनी आ इन आइन, ये होते हैं स्त्री बोधक प्रत्यय, नी आनी आइन आइन, ठीक है, स्त्री बोधक प्रत्यय होते हैं भैया, है ना। तो भैया नी प्रत्यय कब लगेगा, शेरनी, ठीक है, आनी प्रत्यय कब लगेगा, सेठानी, है ना। आ प्रत्यय किन किन शब्दों में लगेगा, तो देखिए भैया, है ना, ये प्रचलन में हमने अलग किया, इसका सर क्या पैटर्न है, कब किस में लगेगा, नहीं 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 नहीं, कोई पैटर्न कोई नियम नहीं है, ये तो प्रचलन में है भाषा, हम उठा करके उनको पढ़ रहे हैं, ठीक है। जैसे छात्र में स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा, छात्रा, छात्रा है, वो प्रचलन में है, अब उसको पढ़ के हम उसको उठा के वहां से दैनिक व्यवहारिक भाषा से हम उसको उठा के हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, या जो भाषा नहीं जानता उसको बता रहे हैं, ठीक है, ये होता है। ऐसा नहीं व्याकरण पर भाषा नहीं चलती, भाषा से हमने व्याकरण बना लिया, मान लीजिए, समझ रहे हो पहले बात को। व्यवहारिक भाषा को हम ऐसा, व्याकरण क्या है, भाषा का ज्ञान कराना, उनको जो भाषा का ज्ञान नहीं है, ठीक है। तो ये जैसे ये नहीं भैया छात्रा में नहीं लगा दे, छात्रा नहीं हो गया या छात्राइन हो गया, नहीं नहीं, छात्रा आपको ध्यान होना चाहिए भैया, छात्रा, छात्र का स्त्रीलिंग शब्द प्रचलन में क्या है, छात्रा, ये, ठीक है। तो छात्रा, इन मालिन बागिन, ठीक है, आइन ठकुराइन, ठीक है, आनी सेठानी देवरानी, ऐसा, तो ध्यान रखना। लिंग वचन संबंधी जैसे भैया आपका होता है नदी, इसका बहुवचन बनाओगे, बहुवचन बनाओगे ना, तो ऐसा मत कर देना नदियां, ये हो जाएगा आपका नदियां, ठीक है। उनतावाचक छोटा हो जाएगा, उनतावाचक तो नहीं है लेकिन ये छोटा हो जाएगा। बड़ी उसका अगर बड़ी से शब्द का अंत है उसका बहुवचन बना तो छोटी ही हो जाएगा, जैसे दवाई, दवाइयाँ, ठीक है, ऐसा। तो ये लिंग वचन संबंधी शब्द, ये हो जाएगा आपका शब्द शुद्धि, ठीक है। अगला क्या, वाक्य शुद्धि। वाक्य शुद्धि हमें देखनी है, और वाक्य शुद्धि में ये है कि भैया वाक्य की भी रचना अगर अपने को ज्ञान हो, वाक्य बनता कैसे है, तो वाक्य की शुद्धि सहज हो जाएगी, ठीक है। जल्दी से मैं आपको बता देता हूँ, वाक्य में होता है भैया उद्देश्य और विधेय, वाक्य की रचना, ठीक है, वाक्य विचार, वाक्य की रचना, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य जिसके बारे में वाक्य कहा जाए वो उद्देश्य, कर्ता ही उद्देश्य होता है, ठीक है, और उसका तारीफ वाले जो भी विशेष होता है वो कर्ता का विस्तारक, उद्देश्य का विस्तारक होगा, ठीक है। बाकी शेष शब्द क्या हो जाएंगे, विधेय हो जाएंगे, ठीक है। वो वाक्य में एक सहज क्रम होता है, पहले कर्ता आता है, फिर कर्म आता है, और फिर कर्ता, कर्म और क्रिया, ठीक है। चलो, हाँ, करण आएगा तो इसके पहले आ जाएगा, ठीक है। ये सहज क्रम है, मुख्य क्रम है, कर्ता, कर्म और क्रिया वाक्य का। अब इस क्रम में भी अगर कहीं छेड़छाड़ होगी ना तो क्या हो जाएगा, वाक्य अशुद्ध हो जाएगा, ठीक है। जैसे भैया इस क्रम में भी अगर है ना, जैसे राम फुटबॉल खेलता है, राम खेलता है फुटबॉल, तो वो गलत हो जाएगा, ये क्रम से होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, वाक्य में शुद्धि में हम और अच्छी अच्छी बातें ध्यान में लेते हैं वाक्य शुद्धि में, कि वाक्य शुद्धि में और क्या होना चाहिए। अनावश्यक शब्द आ जाना, अनुपयुक्त शब्द आ जाना, जैसे मैं प्रातः
काल के समय पढ़ता हूँ, भैया काल के दिया समय क्यों कह रहे हो, मैं प्रातः काल के समय पढ़ता हूँ, पढ़िए, लेकिन आप प्रातः काल अगर कह दिया समय करने की आवश्यकता नहीं है, अनावश्यक शब्द मत लाइए, ठीक है ना, जिसकी आवश्यकता ही नहीं वो शब्द मत लाइए, ठीक है। तो ये हो गया अनावश्यक शब्द। अनुपयुक्त शब्द, सीताराम की स्त्री थी, सीताराम की स्त्री नहीं थी, सीताराम की पत्नी थी, ठीक है ना। क्रिया संबंधी शुद्धि, जैसे मैंने अध्यापक से प्रश्न पूछा, मैंने गुरुजी से प्रश्न पूछा, प्रश्न को कैसे पूछते हैं, ये क्रिया शुद्ध आ गई। हम व्यवहार में भी कई गलतियां काम में लेते हैं, हम तो ये भी कहते हैं हमें बाथरूम करना है, ठीक है, लेकिन बाथरूम को किया कैसे जा सकता है, समझ रहे बात को। तो हम व्यवहार में भी कई शब्दों को क्या होता है हम गलत प्रचलन बोलचाल में लेते हैं और वो हमारा फिर परीक्षा में वो गलत करा देगा, ठीक है। तो हम यही कहते हैं प्रश्न पूछना है क्या, लेकिन प्रश्न पूछते कैसे, अशुद्ध हो, ठीक है। मैंने गुरुजी से प्रश्न पूछा नहीं, मैंने गुरुजी से प्रश्न किया, ये ध्यान रखना है ना। तो ये कुछ वाक्य शुद्धि है, ठीक है। विस्तृत आयाम पर इसको हम देखेंगे, ठीक है। अगला मुहावरा, मुहावरे, ठीक है, मुहावरा, तो ये मुहावरा हो जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब ये भी देखो वचन वाला मैटर है, ठीक है। मुहावरा, इसका हमने बहुवचन बनाया मुहावरे, तो यहाँ बिंदी नहीं आएगी, बिंदी लगा के थी, मैंने हटानी पड़ी मुझे, क्यों, जब ध्यान गया, है ना। अकारांत शब्द हो तो बहुवचन बनाते समय बिंदी लगेगी, आकारांत हो, आ शांत हो तो नहीं लगी, ठीक है, ध्यान रखना। जैसे, ठीक है, सड़क से लगेगी, सड़क की सड़कें, बिंदी लगेगी, कमरा, कमरे, बिंदी नहीं लगेगी, ये ध्यान रखना। चलो, तो मुहावरे, मुहावरे क्या है, मुहावर अरबी शब्द मुहाविरा, उर्दू शब्द है ना, वागधारा, अपने हिंदी में कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, वागधारा, बोलने का प्रवाह, ठीक है, मुहावरे। और इसी के सिमिलर क्या है, लोकोक्ति, कहावत। इसका कह रखा है भैया आपका कि भावार्थ मात्र ऐसा कुछ है ना। तो मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर क्या है, पहली बात तो, ठीक है। तो आपको उसमें कह रखा है भैया कि मुहावरों वाक्य में प्रयोग, सिलेबस में लिख रखा है मुहावरे का वाक्य में प्रयोग, ठीक है। तो मुहावरे जो होते हैं भैया वाक्यांश होते हैं, इसका क्या होता है, वाक्य में प्रयोग किया जाता है। लोकोक्ति सामान्य रूप से स्वतंत्र वाक्य रूप में प्रयुक्त होती है। जैसे मुहावरा अंग अंग टूटना, ठीक है, कभी हम अंग अंग टूटना ऐसे ही स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त नहीं करते, ठीक है। मैंने आज बहुत काम किया, मेरा अंग अंग टूट रहा है, ऐसे। लोकोक्ति, हम किसी दृश्य को देख कर के सहज लोकोक्ति कह के बैठ जाते हैं, अध जल गगरी छलकत जाए, ऐसे कह देते हैं। अर्थ मतलब केवल भावार्थ ही कह रखा है उसमें, ठीक है। अर्थ मतलब अच्छा व्यक्ति अधिक रहता है, अध जल गगरी छलकत जाए, ऐसे, ये लोकोक्तियाँ, ठीक है। लोक धन उक्ति, सामान्य जनता जो काम में लेती है ना, वो लोकोक्ति। मुहावरे वाक्यांश होते हैं, ठीक है। तो उनका एक बेहतर संकलन आप तक पहुंचेगा, ठीक है, निश्चिंत रहिए। पारिभाषिक शब्दावली, अगला बिंदु है पारिभाषिक शब्दावली। पारिभाषिक शब्दावली, ठीक है। तो एक बेहतर राष्ट्र में एक बेहतर प्रशासन में बेहतर प्रशासन को चलाने वाले आप जैसे विद्यार्थी जो अधिकारी बनेंगे, वो क्या करेंगे भैया, आपके परिभाषिक जो कार्यालय जो शब्द होते हैं ना उपयोग में आने वाले, अंग्रेजी के शब्द हैं, आप सभी को विदित हैं, आप सभी को पता है। तो जब आप अधिकारी बनेंगे, आप उस कुर्सी चेयर पर विराजेंगे, आप पत्राचार करेंगे अन्य कार्यालयों से, है ना, उन पत्रों को आप समझेंगे, तो उन परिभाषिक जो ऑफिशियल शब्द होते हैं, कार्यालय शब्द होते हैं, उनका भंडारण ज्ञान आपको होगा ना, तभी तो आप करोगे। इसीलिए आपको यहाँ पढ़ाया जा रहा है, आपका वो ज्ञान चेक किया जा रहा है, ठीक है। तो उनका व्यापार आपको करना है जीवन में, ठीक है। तो पारिभाषिक शब्दावली, जैसे अंग्रेजी के कुछ शब्द होंगे जो कार्यालय उपयोग में आते हैं, ठीक है, जैसे एडोक तदर्थ हो गया, एक्टिंग कार्यकारी हो गया, एक्टिंग इन गुड फेथ, है ना, सद्भावना में कार्यरत, ऐसा ये कुछ शब्द है। इनका एक बेहतर संकलन, इनको भी वही करना है, रीडिंग वाचन करिए और याद करने की अपेक्षा से मत करना, ये निवेदन है। इससे आपका इसके मानस पर भार आएगा और भार लेने के लिए जीवन नहीं है, ठीक है। हम भैया आधुनिक मानव, बंदर से आधुनिक मानव बने ना, होमोसेपियंस, रमा पिथाकस से हम होमोसेपियंस बने, तो इसलिए नहीं बने कि हम टेंशन ले काम का। ये काम हमने गढ़ा है, इसको पढ़ना या हमने गढ़ा है, हम पढ़ेंगे, ठीक है, कोई बाध्यता नहीं। मस्ती से, समझ में नहीं आ रहा तो सोर्स बदलिए, टेंशन नहीं, दुविधा नहीं, तुरंत जब आपको पता लग गया कि मुझे इस किताब से या इस व्यक्ति समझ नहीं आ रहा, 2 घंटे बैठ के उसको सुन रहे हो, क्या अर्थ रह जाएगा आपकी समझ का, आपके विवेक का। सोर्स को चेंज करते रहिए, है ना। और जीवन में जैसे जैसे चीजों को, ज्ञान को आप बढ़ोगे, एक क्रम से जानते हुए जाओगे। संधि आप कह दोगे कि हमने पूरी संधि पढ़ ली, कोई उदाहरण दोगे, तब आपको विश्वास आएगा, आनंद होगा। तो भार नहीं लेना है, आराम से समझना है इनको, ठीक है। परिभाषिक शब्दावली का एक बेहतर संकलन आप तक पहुंचे, ऐसा आपको मैं कथन करता हूं, ठीक है। तो ये क्रम, ये हमने पोर्शन देखा, आगे और भी देखने हैं। तो ये हमने जो पोर्शन देखा, ये था आरएस का भाग अ, आरएस पेपर 4 का भाग अ, जो 50 नंबर कैरी करता है। यही पटवार सिलेबस है, निवेदन में आपसे कर रहा हूं, यही पटवार सिलेबस है। इसमें मात्र एक बिंदु जो समास, ये हमें चर्चा में लेना है। संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, इनसे हम रचना
के आधार पर यौगिक शब्दों की रचना करते हैं, ये बिंदु है। फिर आपके अर्थ के आधार पर शब्द है, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, मुहावरे, लोकोक्ति, परिभाषिक शब्दावली। ये इतना सा तो सिलेबस है, क्या दिक्कत है, करेंगे, ठीक है। फिर आइए भाग ब, ये भी 50 नंबर का, अब आरएस के हिसाब से आ जाता है। ये है पटवार सिलेबस का संपूर्ण विवेचन। रीड के आधार पर आपको मैं फिर सजेशन कर दूं, वर्ण विचार पढ़ना है, शब्द विचार जानना है, फिर उसके बाद आपका संधि उपसर्ग प्रत्यय आप जानिए आराम से, ठीक है। फिर आपके गेट वालों के वो आ जाती हैं शिक्षण विधियाँ, वो तो बेस्ट मैटर है, ठीक है, शिक्षण विधियाँ। तो ये आपका रीड के हिसाब से भी है, ठीक है। चलो, रीड में परिभाषिक शब्दावली वगैरह नहीं है। चलो, अब अगला भाग ब, संक्षिप्तीकरण। संक्षिप्त धन ई धन कर धन न, संक्षिप्त ई कर न, है ना, संक्षिप्त करना। आपको एक गद्य वितरण दिया जाएगा संभवतः 100 शब्दों का, उसको हमें क्या करना है भैया, उसको पढ़ना है और उसको 1/3 शब्दों में, लगभग 30 से 33 शब्दों में उसको बताना है उसके मूल भाव को, ठीक है। संक्षिप्त करना, ध्यान रखना है। इसमें कुछ तकनीकें होती है, मैं आपको कुछ यहाँ पे बताने का प्रयास करूंगा। तकनीकी भैया, उसमें आपको एक शीर्षक भी देना होता है। तकनीक है कि उस गद्य वितरण को आप सावधानी से पढ़िए, पूरा एकाग्रचित्त होकर के, ध्यान इधर नहीं, एकाग्रचित्त होकर उसको पढ़िए। 1-2 रीडिंग आप करेंगे तब आपको मालूम होगा, 2 से 3 वाचन उसके माने जाते हैं, करने चाहिए हमें, ठीक है। तब आपको मालूम होगा कि इसका उचित शीर्षक क्या होना चाहिए, आपको मिल जाएगा। कभी कभी उचित शीर्षक गद्यांश में मिल जाता है, नहीं तो उसके केंद्रीय भाव में निहित होता है, ठीक है। ये अभ्यास से ही क्लियर होगा, ठीक है। जितना हम अभ्यास करेंगे उससे, ये बिल्कुल अभ्यास का मैटर है। तकनीक को आप जानिए, फिर उस पर अभ्यास करिए, एक ही वे है, ठीक है। समय आपको देना है, ऊर्जा देनी है, इच्छा से दोगे तो बेहतर परिणाम आएंगे, ठीक है। चलो, तो संक्षिप्तीकरण में 1-2 वाचन करना है, फिर हमें उसका जो है शीर्षक, उचित शीर्षक निकालना है। और शीर्षक लिखते समय गलती कभी नहीं करें कि भैया, एक तो ध्यान रखना है 2 से 3 शब्द ही मैक्सिमम हो शीर्षक लिखते समय, है ना। और शीर्षक लिखते समय भैया और लगा करके एक और शीर्षक लिख देना। आपको 2 में लगता है भैया या तो ये शीर्षक होगा या ये होगा, तो और लगा करके या लगा के शीर्षक कभी नहीं लिखना है, एक ही शीर्षक लिखना है ना। और 2 से 3 ज़्यादा लंबा शीर्षक नहीं लिखना है। ये शीर्षक लिखा, फिर जब आप वाचन करो ना, तो आपको लगे हुई मुख्य बात उसको आप अंडरलाइन कर दीजिए, और उसकी जो विस्तारक बातें हैं उनको आप छोड़ सकते हैं। संक्षिप्तीकरण में ये होता है, उसकी विस्तारक बातों को छोड़ सकते हैं। तो मार्क कर दिया। अब उनको एक क्रम में, जैसे जरूरी नहीं कि आपने लास्ट की उस पैराग्राफ में से आपने कोई पंक्ति है तो आप उसको पहले लिख सकते हैं, क्रम आपके अनुसार हो, ठीक है। तो क्रम, उचित क्रम का ध्यान रखें। फिर संक्षिप्तीकरण का आकार, तो आकार में तो आपको स्टैंडर्ड बेसिस सिलेबस में दे रखा है कि क्या 1/3, ठीक है। 100 शब्दों का उसको लगभग 30 से 33 शब्दों में आपको उसको करना है। ये आपका संक्षिप्तीकरण, ठीक है। उसके आगे पल्लवन, एक आपको बीज दे दिया, आपको एक टहनी दे दी, उसको पल्लवित करना है, पत्ते लगाने हैं, पत्ते ऐसे लगाइए कि मजा आ जाए, देख करके आनंद आ जाए, ठीक है। आपको सुक्ति, उक्ति, काव्य, उक्ति, कथन दिया जाएगा, उसको आपको लगभग 100 शब्दों में उसका विवेचन करना है, उसका पल्लवन करना है, उसका व्याख्या विस्तार करनी है, ठीक है। तो भैया उसके बाद केंद्रीय भाव को समझ करके उसका विस्तार करना है। 2-4 बातों का आपको ध्यान रखना है, भाषा ज्यादा अलंकृत नहीं होनी चाहिए। और सबसे बढ़िया बात जो मुझे लगती है ध्यान में रखनी चाहिए विद्यार्थी को, पुनरुक्ति के दोष से नहीं बचना चाहिए, उसको पुनरुक्ति नहीं करनी चाहिए। आप 100 शब्द लिख रहे, आपको पता नहीं लगा आपने एक ऊपर बात लिखी थी, उसी को आपने वापस रिपीट करते जा रहे, ऐसा नहीं करना, ठीक है। तो ये आपका पल्लवन जो है आपको करना है, इसका अभ्यास हम बेहतर मिलकर के करेंगे। पत्र लेखन, कार्यालय पत्र, अर्धशासकीय पत्र, ये कह रखा है। पत्रों का एक पैटर्न होता है भैया, है ना। यहाँ पे मैं संक्षिप्त परिचय दूंगा। तो पैटर्न ये होता है भैया, कार्यालय का नाम, क्रमांक, पत्र क्रमांक, दिनांक, ठीक है, प्रेषक, प्रेषिती। कार्यालय पत्र क्या होता है भैया कि एक पदाधिकारी जो होता है ना, वो सरकारी उद्देश्य की पूर्ति के लिए किसी कार्यालय के दूसरे पदाधिकारी को या किसी गैर सरकारी संस्था को भी सरकारी उद्देश्य की पूर्ति से अगर पत्र लिखे तो हो जाता है कार्यालय पत्र। प्रेषक, प्रेषिती, बाकी आपका वही जो महोदय करके मैटर लिखते हैं वो, ठीक है, और हस्ताक्षर, ये आपका होता है कार्यालय पत्र, ठीक है। अर्धशासकीय पत्र में थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अर्धशासकीय पत्र में क्या होता है कि एक जो सरकारी पदाधिकारी होता है अन्य पदाधिकारी को अपने व्यक्तिगत नाम से लिखे, ठीक है, वो आ जाएगा अर्ध शासकीय पत्र। इसमें आपका आ जाता है प्रेषक का नाम, पद और उस कार्यालय का पता दाईं ओर, ठीक है। ये ध्यान रखना, इधर क्या आएगा, वो कार्यालय वाला ऊपर नाम नहीं आएगा, उस संबंधित कर्मचारी पदाधिकारी का नाम, पद, उसका कार्यालय का पता इस तरफ, ये बाईं ओर दाईं ओर, ठीक है। फिर उसका विवरण, फिर प्रेषिती नीचे आता है, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये आपका हो जाता है अर्धशासकीय पत्र। प्रेषिती मतलब जिसको भेज रहे हैं, प्रेषक मतलब जो भेज रहा है, प्रेषण करने वाला प्रेषक, प्रेषिती जिसको भेज रहे हैं, ठीक है। ये आपका पत्र लेखन। मैं आपको एक संक्षिप्त परिचय दे रहा हूं, इसमें इसका अभ्यास, एक फॉर्मेट को समझना और फॉर्मेट को विभिन्न
उदाहरणों के माध्यम से अभ्यास करना। अब आपका प्रारूप लेखन, ठीक है, प्रारूप लेखन अधिसूचना, निविदा, परिपत्र, विज्ञप्ति, इनको मैं बोल देता हूं। वही प्रारूप लेखन ऐसे लिखते हैं, कैसे कि भैया कार्यालय का नाम, पत्र क्रमांक, दिनांक, ठीक है, अधिसूचना है तो अधिसूचना, ठीक है, निविदा है तो निविदा, परिपत्र है तो परिपत्र, विज्ञप्ति है तो विज्ञप्ति, ठीक है। अब इनमें थोड़ा सा माइनर अंतर। अधिसूचना क्या होती है? अधिसूचना, नोटिफिकेशन, भैया ये राज्य सरकार का मामला, ध्यान रखना, सरकारों का मामला है, सरकार करती है, ठीक है, ध्यान रखना। अधिसूचना, यहां पे गांठ बांध लेना, सरकार का मामला है, सरकार करती है। सरकार क्या करती है? अपने किसी निश्चय निर्देश आदेश को भैया प्रकाशित कराती है ना, राजपत्र में प्रकाशित कराती है, इसको हम कहते हैं गजट नोटिफिकेशन, है ना, वो होता है नोटिफिकेशन, ठीक है। इसमें भैया किसी राजपत्रित अधिकारी की भैया कार्य मुक्ति हो गया, अवकाश प्राप्त करना, इन बातों को भी प्रकाशित किया जाता है, ठीक है। यह अधिसूचना फॉर्मेट यही है, पर कौन सी चीजें प्रकाशित होती है ध्यान रखना, क्या राज्य सरकार करती है, एक तो किसी अधिनियम के तहत होती है, अन्य पुरुष शैली में लिखी जाती है, ये इसकी विशेषता है अधिसूचना की, ठीक है। इसमें प्रतिलिपियां हम भेजते हैं संबंधित विभागों को, कार्यालय को, क्योंकि राज्य सरकार भेज रही है, ठीक है, ये आपकी अधिसूचना। निविदा, निविदा क्या है भैया? कोई भी सरकारी गैर सरकारी फर्म क्या करती है? अपने कार्यालय में सामान की आपूर्ति हेतु क्या करती है ना, एक आमंत्रण पत्र प्रकाशित कराती है, उसको हम कहते हैं निविदा, टेंडर, ठीक है, निविदा ये प्रकाशित कराती है। वही कार्यालय का नाम, पत्र क्रमांक, दिनांक, निविदा लिख करके भैया उसका विवरण निविदा का, है ना, दरोह राशि क्या है, अनुमानित व्यय क्या है, वही है ना, और निविदा शुल्क क्या है, ठीक है, ये लिख करके फिर इसमें शर्तों का उल्लेख होता है, स्टार करके ध्यान रखना, इसमें होता है शर्तों का उल्लेख। निविदा में शर्त लगानी पड़ती है भैया, खरीद बेच का है ना, कोई कार्यालय खरीद रहा है, बेच रहा है, तो क्या करना पड़ेगा? शर्तों को पहले ही बतानी पड़ेगी ना भैया, कि आपको पैसा ऐसे दिन देंगे, इतना पैसा बाकी रखेंगे वगैरह, तो शर्तों का उल्लेख होगा, ये आपकी हो जाती निविदा, ठीक है। सामान आपूर्ति तो खरीदने के लिए, लेकिन आजकल बेचने के लिए भी निविदा निकाली जाने लगी है ना, ये भी ध्यान रहे। ये तो निविदा। परिपत्र, परिपत्र, परि मतलब परि जिसमें उपसर्ग लगता है ना, तो चारों ओर का अर्थ देता है। परिपत्र, ऐसा पत्र जो चारों ओर ज्यादा कवर करे। कोई भी सरकारी, देखो कोई भी सरकारी गैर क्या करे, जब क्या करना हो, एक पत्र को एक से अधिक कार्यालयों या संबंधित व्यक्तियों तक पहुंचाना हो ना, तब क्या करते हैं हम? परिपत्र लिखते हैं, ठीक है। इसकी विशेषता क्या है भैया? इसमें सब कार्यालय पत्रों के गुण ही होते हैं, लेकिन इसमें प्रेषिति के एक से अधिक प्रेषिति होते हैं, ठीक है, एक से अधिक प्रेषिति होते हैं, ये ध्यान रखना। परिपत्र में एक से अधिक प्रेषिति होते हैं, प्रेषिति के पद पहले लगता है समस्त, जैसे समस्त शासन सचिवालय, ऐसा प्रेषिति के पूर्व समस्त पद लगता है, ठीक है। ये आपका हो गया परिपत्र, एक से अधिक लोगों को कार्यालय को भेजा जाता है। विज्ञप्ति, विज्ञप्ति कम्युनिक्यू, इसका मतलब होता है भैया शाब्दिक अर्थ सूचित करने की प्रक्रिया, है ना, सूचित करने की प्रक्रिया। कोई भी कार्यालय क्या करता है, कोई भी गैर सरकारी संस्थान क्या करता है, संबंधित व्यक्तियों या आम जनता को सूचित करने के लिए विज्ञप्ति निकालता है। वही कार्यालय पत्र क्रमांक, दिनांक और विज्ञप्ति लिख करके विवरण जिस सूचना का हो, ठीक है, ये विज्ञप्ति होती है सूचित करने की प्रक्रिया, ठीक है। कोई भी कार्यालय गैर सरकारी संस्थान अपने निश्चय निर्देश आदेश घोषणा की जब संबंधित व्यक्तियों या आम जनता को सूचित करना चाहे तो ये विज्ञप्ति लिखी जाती है, ठीक है। उसका फॉर्मेट मैंने आपको बताया, लेकिन ये तो केवल एक समझ बनाने इंट्रोडक्शन है, ठीक है, हमको आपको पढ़ाया नहीं जा रहा, इंट्रोडक्शन है। चलो, अनुवाद, ट्रांसलेशन, आपको अंग्रेजी का एक विज्ञान दिया जाएगा लगभग 75 शब्द का, ऐसा उसका आपके सिलेबस में उल्लेखित है, और इसको आपको ट्रांसलेट करना है, अनुवाद करना है हिंदी भाषा में, ठीक है। तो आपको पता ही है, वैसे फिर भी बताने का मैं प्रयास करूंगा कि कैसे करेंगे हम। इसके लिए हमें टेंस का ज्ञान हो, अंग्रेजी की वोकेबुलरी भी हमारे अच्छी हो, शब्द ज्ञान विस्तृत हो, तब ही, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, ठीक है। तो आप अंग्रेजी की पूरी भाषा नहीं भी जान पाए, बोल पाए तो भी हो जाएगा, लेकिन इसका एक ही फिर अल्टरनेटिव है, क्या? आपको टेंस का ज्ञान हो मूल रूप से, दूसरा आपको शब्द ज्ञान अच्छा हो, किसमें? अंग्रेजी के शब्दकोश, अंग्रेजी का एक शब्दकोश आपका अच्छा हो, शब्द ज्ञान हो, तो वो आपको अपने इस तरह प्रयास करिए, फिर हम मिलकर के इसको अच्छे से, जब तक हम नहीं करते तब तक आपको लगे रहना है, और जब हम शुरुआत कर देंगे तब हम मिलकर के करेंगे, ठीक है। अनुवाद। अंतिम जो 20 नंबर का पार्ट है वो आपका है निबंध लेखन। निबंध लेखन, निबंध लेखन जो 20 नंबर का है, कह रखा है भैया या तो हम सामाजिक विषय पर देंगे या अन्य किसी विषय पर, आपको एक बिंदु देंगे, एक विषय देंगे, उस पर आपको निबंध लिख करके बताना है, वो आपका 20 मार्क्स का होगा, लगभग 250 शब्दों में आपको उसको लिखना है, ठीक है। निबंध होता क्या है? निबंध होता है भैया किसी भी विषय विशेष जो चाहे सामयिक हो या सामयिक ना हो, सामयिक मतलब उस समय का, इसी समय का, ठीक है, समय धनिक सामयिक, ठीक है। तो सामयिक हो या अन्य विषय हो, उस पर एक विवरणात्मक विवेचनात्मक आलेख को हम निबंध कहते हैं, जिसमें जो लेखक होता है
है ना, उसका अभिव्यक्ति कौशल देखा जाता है कि वो उस बिंदु के बारे में क्या समझ रखता है। ठीक है, तो निबंध में आपका चेक किया जाएगा अभिव्यक्ति कौशल, एक ध्यान रखना। अभिव्यक्त आप कब करोगे, जब आपके भीतर कुछ होगा, और भीतर कब होगा, सामयिक विषय पर या अन्य किसी विषय पर आपके भीतर ज्ञान, नॉलेज, तथ्य, जानकारियां कब होंगी, जब आप एक अच्छे दृष्टा हो, आप जागरूक व्यक्ति हो, विभिन्न जो जीवन चल रहा है उसमें जो विभिन्न विषय हैं, विभिन्न तथ्य, उन पर आप जानकारी रखें। कहीं पर धरना प्रदर्शन हो रहा है तो आप ध्यान रखिए क्यों हो रहा है, इसके क्या भावी परिणाम है ना, किस कारणों से हो रहा है। जैसे एनआरसी पर अभी संघर्ष चल रहा है ना, चल रहा है ना, तो उसके एनआरसी क्या है, उसके संप्रत्यय को जानिए, एनआरसी के अच्छाइयाँ जानिए, एनआरसी की बुराइयाँ जानिए, तब आप उस पर एक बेहतर निबंध लिख पाएंगे। 250 शब्द लगभग 5 बिंदु बना करके हमें उसे लिखने पड़ते हैं। जैसे एक 3 तलाक वाला मैटर चला, अभी 3 तलाक वाला लीजिए, है ना, तो 3 तलाक, तलाक की अवधारणा बताइए, 3 तलाक के बारे में का इतिहास बताइए, 3 तलाक वर्तमान में क्या है बताइए, है ना, 3 तलाक के बारे संबंध में फिर आप ओवरव्यू दीजिए, 3 तलाक के संबंध में अच्छाइयाँ बुराइयाँ, है ना, एक ओवरव्यू देना है। ऐसे होता है निबंध लेखन। तो इसके लिए मैं आपसे निवेदन करूँ, एक अच्छा दृष्टा बनिए। जीवन में जो चल रहा है ना, अभी वर्तमान जीवन जो चल रहा है, इसमें क्या कानून बन रहे हैं, सरकार से जनता को क्या समस्याएं हैं, है ना, और जो अभी जो जीवन में जो बिंदु चल रहे हैं, कुछ घटनाएं चल रही हैं, उनका वर्तमान जीवन पर और भावी जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इन आयामों से जोड़ करके जानकारियों को देखना है, चर्चा में लेना है, सहज ही आप लिख पाएंगे। और जब आप इनका शब्दकोश इतना अच्छा हो जाएगा, आपको नॉलेज हो जाएगा, तो आपको याद करके नहीं लिखना है, एक बेहतर समझ होगी और आप एक बेहतर निबंध आप लिख पाएंगे। ठीक है, तो सार की बात की हमने आज जाना आरएस का पूरा पेपर 4 सिलेबस, और ये जो भाग अ है ये आपका पटवार का ही सिलेबस, इसमें समास अतिरिक्त है। ठीक है, ये करेंगे, ये आपका भाग ब और ये भाग स। ठीक है, तो आगे हमारी क्लास है वही रहेगी। हमें जानना है वर्ण विचार से शुरुआत हम करते हैं। पहले हिंदी शब्द की उत्पत्ति से लगा के वर्ण विचार जानते हैं, फिर यहाँ आते हैं वर्ण विचार, शब्द विचार, ये शब्द विचार ही है, वर्ण विचार से बाद यहाँ आते हैं। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे आगे मिलकर के। थैंक यू।